सो ये गाइस वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, वो भी 9 मार्च का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो ठीक है, एक बार कंटेंट देख लेते हैं आज का। तो आज के न्यूज़पेपर में से मैंने ये 6 न्यूज़ को पिक किया है और ये 6 की 6 न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डायमेंशन के ऊपर बात कर रही हैं। इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं और फिर उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, डेप्थ में समझेंगे और फिर उसके बाद हम इन द एंड पूरी पूरी न्यूज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो पहली न्यूज़ है, पहली न्यूज़ बात कर रही है ईपीएफओ ने प्रोजेक्ट किया है 12.4% सर्ज इन कंट्रीब्यूशन टू 3.80 लाख करोड़ रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर 27 ड्रिवन बाय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं और कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स, बेनिफिट, ये सब समझेंगे। प्लस उसमें बेनिफिशरीज कौन है। ठीक है, और फिर उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ईपीएफओ ने क्यों 12.4% का सर्च प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, और ईपीएफओ की कुछ इंटरनल स्कीम्स होती हैं जैसे ईडी, एलआई, ईपीएफ और ईपीएस, तो इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, इनके कंपोनेंट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो और सेकंड न्यूज़ क्या है, सेकंड न्यूज़ बात कर रही है कि गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज किया है अप्रूवल फॉर माइनर इंटरनेशनल पैक्ट्स, रिमूव किया है मैंडेटरी प्रायर कैबिनेट क्लियरेंस। तो पहले कुछ माइनर इंटरनेशनल पैक्ट्स के लिए कैबिनेट का क्लियरेंस चाहिए होता था, लेकिन अब नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो कौन से इंटरनेशनल पैक्ट हैं जिसके लिए नहीं चाहिए और कौन से वो इंटरनेशनल पैक्ट हैं जिसके लिए चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर। थर्ड न्यूज़ क्या है, थर्ड न्यूज़ में गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है 17 मेंबर कमेटी टू डिज़ाइन स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2.0। देखो, हमें पास पहले से ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट ऑफ 2005 है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो पहले वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, फिर सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और फिर इन द एंड ये ओवरऑल कैसे पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे हम इसको, इस थर्ड न्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। फोर्थ न्यूज़ क्या है, ACME सोलर्स रुपीज़ 2300 करोड़ रीफाइनेंसिंग डील विद नैफेड। तो ये न्यूज़ थोड़ी आसान है, बस इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि पैसा, जो मनी है, वो रूट कैसे होता है। ठीक है, उसका रूट क्या है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे इसमें। फिफ्थ न्यूज़ है, सेबी ने अनकवर्स किया है यस बैंक का इनसाइडर ट्रेड नेटवर्क लिंक टू $1 बिलियन बेल आउट डील। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कुछ इनसाइडर ट्रेड नेटवर्क क्रिएट हो गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी और यस बैंक के अंदर भी, और क्या बोलते हैं, मार्केट मैनिपुलेशन भी हुआ था। तो वो समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या था, फिर सेबी का क्या स्टैंस रहा, सेबी ने क्या सॉल्यूशंस निकाले, तो वो सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। सिक्स्थ न्यूज़ है, सोलर ग्रुप 2.9 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड AI पावर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन नागपुर। ये बहुत नॉर्मल न्यूज़ है, इसको पढ़ पढ़ के हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा न्यूज़ का फ्लो होने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ क्या है, ईपीएफओ ने प्रोजेक्ट किया है 12.4% सर्च इन कंट्रीब्यूशन टू 3.80 लाख करोड़ रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर 27 ड्रिवन बाय दिस पर्टिकुलर स्कीम, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो यहाँ पर पहले थोड़ा न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बिल्डअप करेंगे। जो ईपीएफओ है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का स्टेट रन रिटायरमेंट फंड मैनेजर, वो प्रोजेक्ट कर रहा है 12.4% इंक्रीज इन द टोटल मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन जो उनको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 27 में। ठीक है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 27 में, 3.80 लाख करोड़ रुपीज़, अब फ्रॉम द इनिशियल बजट जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कितना एक्सपेक्टेड था, 3.38 लाख करोड़ रुपीज़। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में 3.38 लाख करोड़ रुपीज़ था और फाइनेंशियल ईयर 27 में 3.80 लाख करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, तो कितने परसेंट का सर्च है, ये 12.4% का सर्च है। तो ये बाय एक्सीडेंट नहीं है, ये पर्टिकुलर स्कीम की वजह से ऐसा सर्च देखने को मिलेगा हमें। वो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, तो इस 12.4% सर्च को समझने के लिए पहले हमें इस स्कीम के बारे में समझना पड़ेगा, इसके सारे कंपोनेंट, एम्स समझने पड़ेंगे। ठीक है, और कंपोनेंट समझने पड़ेंगे, प्लस कैसे ये यूथ को एक फॉर्मल सेक्टर के अंदर पुश कर रही है। और जब फॉर्मल सेक्टर के अंदर पुश कर रही है तो उसमें क्या है कि ईपीएफओ अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है, आप फॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे होते हो तो आपको ईपीएफओ अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो जब आप ईपीएफओ अकाउंट खुलवाते हो तो फिर उसमें कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है,
तो बिकॉज ऑफ दीज कंट्रीब्यूशन वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 12.4% का सर्च आएगा, तो इसलिए ये स्कीम को पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और ये स्टैंड अलोन स्कीम है, इसको थोड़ा समझना ज़रूरी भी है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। कैटलिस्ट कौन है? ये स्कीम है कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये जो एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बूम है, ये 12.4% का जो सर्ज है, इजंट हैपनिंग बाय एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट से हैपन नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, क्योंकि ये गवर्नमेंट की मेजर एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव स्कीम है, इसकी वजह से ये 12.4% का सर्ज आया है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यूथ जो है फॉर्मल सेक्टर के अंदर पुश होता है, ठीक है, मतलब फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। और जब भी कोई यूथ या कोई भी एम्प्लॉय एक फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करना चाहता है, तो उनको लीगली रिक्वायर्ड होता है कि वो अपना एक ईपीएफओ अकाउंट खुलवाएं। तो बिकॉज वो अपना ईपीएफओ अकाउंट खुलवा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ईपीएफओ भी प्रिपेयर कर रहा है फॉर अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स और उनके मंथली पे रोल्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो लेबर मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपना टेम्परेली पॉज कर दिया है रिलीजिंग देयर मंथली एनरोलमेंट डाटा, सो दैट वो अकाउंट कर पाए प्रॉपरली फॉर द एक्सपेक्टेड सर्च फ्रॉम दिस स्कीम, ठीक है। तो इसलिए अभी वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं मंथली एनरोलमेंट डाटा। पहले एक बार देख लेते हैं कि कितना आने वाला है, कितने टोटल न्यू सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं और उनका कितना मंथली पेरोल कंट्रीब्यूशन होने वाला है, उसके बाद वो डाटा रिलीज़ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कि प्रॉपरली अकाउंट कर पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब स्कीम को थोड़ा पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है। दो जो PMVBRY है, ये एक मैसिव एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ELI स्कीम है, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। ओरिजिनली अनाउंस इन द यूनियन बजट, ये यूनियन बजट 2024-25 में अनाउंस किया गया था, पर ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया गया 1 अगस्त 2025 में, ठीक है। तो ये बैक डेट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। जो स्कीम है वो एम करती है टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट बाय इंसेंटिवाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर टू क्रिएट न्यू जॉब्स एंड encouraging यूथ टू एंटर द फॉर्मल वर्कफोर्स। तो देखो, कोई भी स्कीम हो ना, उसका एम तो हमेशा ही पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमें एम पता होगा ना, तो हम जो है ना अपने जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे होंगे, तो उसमें हम आसानी से चीज़ों को समझा पाएंगे। तो ये एम ज़रूर पता होना चाहिए कि इस स्कीम का एम क्या है। ये स्कीम टैकल करना चाहती है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। और कैसे? इस स्कीम के अंदर इंसेंटिव्स मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनको भी इंसेंटिव मिलता है, कंपनी को भी इंसेंटिव मिलता है, और जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय को भी इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। एम्प्लॉय है, उसको भी इंसेंटिव मिलता है। तो ये इंसेंटिव के थ्रू, क्योंकि एक ELI स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है, इंसेंटिव स्कीम है, तो इंसेंटिव के थ्रू जो है ये नई जॉब्स को क्रिएट करना चाहते हैं और एंकरेज करना चाहते हैं कि जो यूथ है वो एंटर करे फॉर्मल वर्क फोर्स में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो ज़रूरी है समझना, ज़रूरी है कि किसी भी स्कीम का एम क्या है। विद फाइनेंशियल आउटले, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंशियल आउटले कितना दिया है, 99,446 करोड़ रुपीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इससे गवर्नमेंट एम क्या कर रही है, कितना फॉर्मल जॉब्स क्रिएट करना चाहती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है। 3.5 करोड़ फॉर्मल जॉब्स को क्रिएट करना चाहती है बिटवीन, अब ये बिटवीन कब तक है, अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्टर द स्कीम एंटायरली थ्रू द EPFO। तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है EPFO, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी पता होना चाहिए। तो अभी एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, ये स्कीम कब लॉन्च हुई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि ये कौन से बजट में अनाउंस हुई थी, किस टाइप की स्कीम है, ये एक मैसिव एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये एक मैसिव एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्कीम एम्स टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट बाय इंसेंटिवाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर टू क्रिएट न्यू जॉब्स एंड एनकरेजिंग यूथ टू एंटर द फॉर्मल वर्कफोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल आउटले कितना होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, 99,446 करोड़ रुपीज़। कितना फॉर्मल जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है। और कब से कब तक, इसका टाइम पीरियड क्या है, अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक। नोडल एजेंसी पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पता होना चाहिए, EPFO, ठीक है।
तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसके बाद एक अभी स्कीम को जो है ना ब्रोक डाउन किया गया है इनटू 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट जो है पार्ट ए वो एम्प्लॉयज़ के लिए है और जो पार्ट बी है वो एम्प्लॉयर के लिए है। तो दोनों का एक बार पर्सपेक्टिव देखते हैं, दोनों का स्टैंस देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़। तो इसमें पार्ट ए के अंदर सपोर्ट दिया जाएगा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को। ये जो कंपोनेंट है इस डिज़ाइन किया गया है टू सपोर्ट यंग प्रोफेशनल एंटरिंग द फॉर्मल वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं फॉर्मल वर्कफोर्स के अंदर, बाय ऑफसेटिंग द कॉस्ट ऑफ इनिशियल लर्निंग कर्व एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है इस पर्टिकुलर पार्ट ए के अंदर? तो पार्ट ए के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फर्स्ट टाइम इंटरेंट होनी चाहिए। द एम्प्लॉय मस्ट बी रजिस्टरिंग विद द ईपीएफओ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। ठीक है, जो पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर करेगा सिर्फ उनके लिए ये एलिजिबिलिटी है। और ज्वाइनिंग विंडो क्या है? जो भी एम्प्लॉयमेंट है मस्ट बिगिन बिटवीन 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, ठीक है। इसके बीच में ही आनी चाहिए वो बंदे। और सैलरी कैप कितना होना चाहिए? जो एम्प्लॉय की ग्रॉस मंथली सैलरी है वो 1 लाख या उससे कम होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है, ये भी पता होना चाहिए कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है। वो फर्स्ट टाइम एंट्रेंट होना चाहिए। और ज्वाइनिंग विंडो कितनी है भाई? उसे 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बीच में उसको एम्प्लॉय ज्वाइन करना चाहिए। और उसकी सैलरी का कैप होना चाहिए, उसकी सैलरी 1 लाख से कम होनी चाहिए या 1 लाख होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। क्या बेनिफिट मिलेंगे उसको? जो एलिजिबल एम्प्लॉय हैं, जो भी एलिजिबल एम्प्लॉय हैं उनको एक डायरेक्ट वन टाइम फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि ये ईएलआई स्कीम हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें इंसेंटिव दिया जाता है इक्वलेंट टू 1 मंथ ईपीएफ वेज, जिसको कैप किया गया है मैक्सिमम 15,000 रुपये मिल सकते हैं, ठीक है। 15,000 रुपये मैक्सिमम मिल सकते हैं एज इंसेंटिव, ठीक है। तो ये जो मनी है ये डायरेक्टली डिपॉजिट होगा इनटू द एम्प्लॉय के आधार सीटेड बैंक अकाउंट में। और किस पर्टिकुलर प्रोसेस से? डीबीटी से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो डायरेक्ट इनके अकाउंट के अंदर वो पैसा आएगा, ठीक है, किसी मिडिल पार्टी के थ्रू नहीं आएगा। गवर्नमेंट डायरेक्ट आधार सीटेड बैंक अकाउंट में पैसा दे देगी, ठीक है, या ट्रांसफर कर देगी। और वो 2 इंस्टॉलमेंट में करेगी, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा आएगा? अप टू 7,500 रुपीज़ आएंगे, जो कि कब पे किए जाएंगे? वो उस एम्प्लॉय को तब मिलेंगे जब उसने 6 मंथ की कंटिन्यूस सर्विसेज की हो, ठीक है, एट द सेम एस्टेब्लिशमेंट। मतलब जिस कंपनी में वो आया था उसमें 6 मंथ एटलीस्ट उसने वर्क किया हो। अगर वो पहले छोड़ के जाता है तो उसको पहली इंस्टॉलमेंट ही नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी? देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड करी जाएगी आफ्टर जब वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो 12 मंथ की कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड करा दे, ठीक है, इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट। टू और क्रूशली टू अनलॉक दिस पर्टिकुलर सेकंड इंस्टॉलमेंट, एक एम्प्लॉय को कंप्लीट करना पड़ेगा फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, जो कि वो होस्ट होता है ऑन द ईपीएफओ पोर्टल। तो यहाँ पर देख रहे हो ये चीज़ कि प्रमोट कर रही है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये इस सेकंड इंस्टॉलमेंट के थ्रू ये ईपीएफओ सुनिश्चित करेगा कि भाई उनको एक फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी कंप्लीट करना है, तभी उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट बी में सपोर्ट दिया गया है एम्प्लॉयर्स को। तो दिस कंपोनेंट एक्चुअली एंकरेज द बिजनेसेस, कंपनीज को एंकरेज करने के लिए कि वो एक्सपैंड करें वर्कफोर्स बाय सब्सिडाइजिंग द कॉस्ट ऑफ हायरिंग न्यू टैलेंट, ठीक है, क्योंकि नए टैलेंट को हायर करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, ठीक है, ऑन बोर्डिंग कॉस्ट होता है। तो उसको थोड़ा सब्सिडाइज किया गया है इस स्कीम के थ्रू, जो थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयर्स को विद द मैसिव एक्स्ट्रा पुश फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और सबसे ज़्यादा किसको पुश किया गया है इस स्कीम के थ्रू? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, क्योंकि वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जॉब्स जनरेट होती हैं, जॉब्स मिलती हैं लोगों को, ठीक है। तो कौन एलिजिबल है? तो ईपीएफओ कंप्लाइंट बिजनेसेस इसमें एलिजिबल है। जो एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए विद द ईपीएफओ और रेगुलरली वो फिल करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न्स ईसीआरस, तभी वो एलिजिबल है। सेकंड क्या है? नेट जॉब क्रिएशन होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयर्स हैं ओनली गेट पेड फॉर क्रिएटिंग द एडिशनल जॉब्स ओवर देयर बेस लाइन। जो उनका एवरेज है द एवरेज नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज दे हैड इन द 12 मंथ, ठीक है, प्रायर टू अगस्त 2025। तो अगस्त 2025 से पहले अगर 12 मंथ के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उसका एवरेज निकालेंगे तो उस बेस लाइन से, वो जो बेस लाइन बनेगी, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होने चाहिए, ठीक है। तो अगर नेट पॉजिटिव जॉब क्रिएशन आपने की है, एक अपने बेस लाइन से ऊपर आपने एडिशनल जॉब्स क्रिएशन की है, तभी आप इस इंसेंटिव के लिए हैं, ठीक है, हकदार हैं, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा ये।
फिर एक मिनिमम हायरिंग थ्रेशोल्ड भी रखा गया है। अगर फर्म विद अ बेस लाइन ऑफ लेस देन 50 एम्प्लॉयज, अगर एक फर्म के अंदर 50 से कम एम्प्लॉयज हैं तो उनको एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज को, 2 नए एम्प्लॉयज को हायर करना ही पड़ेगा, तभी वो एलिजिबल है। और दूसरी ओर अगर एक फर्म जिसके अंदर बेस लाइन ऑफ 50 या उससे ज़्यादा मेंबर्स हैं, 50 या 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो उनको एटलीस्ट 5 न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, तभी वो एलिजिबल होंगे। इसमें रिटेंशन भी है कि भाई इसमें आप 1 महीने के लिए हायर करो और फिर निकाल दो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। जो भी न्यूली हायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आपको रिटेन करना पड़ेगा एटलीस्ट 6 कंटिन्यूस मंथ फॉर द एम्प्लॉयर टू क्लेम द इंसेंटिव। नहीं तो अगर वो उससे पहले छोड़ के चले जाते हैं या आप खुद अपनी तरफ से निकाल देते हो उनको, तो आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, अब बेनिफिट्स क्या मिलेंगे उनको। तो जो एम्प्लॉयर है उनको रिसीव होगा मंथली कैश सब्सिडीज फॉर एवरी एलिजिबल न्यू हायर, जिनकी सैलरी हमें पता है उनकी सैलरी कितनी कैप होनी चाहिए, 1 लाख या 1 लाख से कम, ठीक है, पर मंथ। तो जो सब्सिडीज हैं वो क्रेडिट होंगी डायरेक्टली टू द फर्म्स के पैन लिंक बैंक अकाउंट में, ठीक है। जो एम्प्लॉयज में क्या था, उनके आधार सीडेड बैंक अकाउंट में हो रहे थे, ठीक है, आधार सीडेड बैंक अकाउंट में हो रहे थे जो इंसेंटिव था, और किसके थ्रू हो रहे थे, डीबीटी के थ्रू हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो सब्सिडीज है फॉर एम्प्लॉयर्स वो क्रेडिट कैसे होगी, डायरेक्टली टू देयर फर्म्स पैन लिंक बैंक अकाउंट बेस्ड ऑन द न्यू हायर वेजेस स्लैब। और वो क्या स्लैब्स हैं, देखो, अगर वेज उस एम्प्लॉय का, ये एम्प्लॉय की बात हो रही है यहाँ पर, अगर उस एम्प्लॉय का वेज है अप टू 10,000 रुपीज, तो एम्प्लॉयर को कितना मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयर को इंसेंटिव कितना मिलेगा, अप टू 1,000 रुपीज पर मंथ। अप टू है ये, 1,000 नहीं मिलेगा, अप टू मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि भाई उसका वो 10,000 से कितना है और 10,000 से कितना नीचे है, या 10,000 ही है। अगर 10,000 है तो 1,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर 10,000 से कम है वेजेस तो उसे 1,000 से कम मिलेगा, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप है। और अगर वेजेस जो हैं 10,000 से ऊपर है और 20,000 या 20,000 से कम है, तो अप टू 2,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। और अगर वेजेस 20K से ऊपर हैं और 1 लाख से कम है, ठीक है, या 1 लाख हैं, तो उनको अप टू 3,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, ठीक है। ये इंसेंटिव्स मिलेंगे किसको, ये इंसेंटिव मिलेंगे एम्प्लॉयर को। तो ये है, ये पता होना चाहिए कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे एम्प्लॉयर को। ड्यूरेशन ऑफ द सब्सिडीज क्या है, देखो, जनरल सेक्टर में जो गवर्नमेंट है विल पे दिस मंथली सब्सिडीज फॉर 2 ईयर्स फॉर ईच एलिजिबल न्यू हायर। तो गवर्नमेंट जो है सिर्फ 2 ईयर तक मंथली सब्सिडीज देगा फॉर ईच एलिजिबल न्यू हायर के लिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ अलग खेल है। रिकॉग्नाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, क्योंकि वो हाई लेबर इंटेंसिव इंजन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ भी वहाँ से बहुत ज़्यादा आती है। तो गवर्नमेंट मे एक्सटेंड, वो एक्सटेंड कर भी सकती है दिस पर्टिकुलर सब्सिडी फॉर एडिशनल 2 ईयर्स। तो जनरल सेक्टर के लिए सिर्फ 2 साल के लिए ये स्कीम, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी 2 ईयर्स के लिए है, लेकिन बाद में एडिशनल 2 ईयर्स और हो सकते हैं, तो टोटल 4 ईयर्स के लिए हो सकती है, ठीक है, मे भी है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट एक्सटेंड दिस सब्सिडीज फॉर एन एडिशनल 2 ईयर्स, मीनिंग मैन्युफैक्चरर फर्म जो है रिसीव करेंगे दिस पे आउट फॉर 2 ईयर्स, ऐसा 2 मोर ईयर्स। तो 2 पहले से ही है प्लस 2 और हो जाएगा, ठीक है, 4 ईयर्स। ये मे वाली कंडीशन है, हो भी सकता है, ठीक है, और पॉसिबली होगा ही। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने ये विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में समझ लिया है, इसके सारे कंपोनेंट देख लिए हैं, इसका एम देख लिया है, ठीक है, और फाइनेंशियल आउटले, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ये सब हमने पढ़ लिया है यहाँ पर, ठीक है। और हमें पता चल गया कि भाई ये स्कीम जो है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होता है, ईपीएफओ अकाउंट खुलते हैं, और ईपीएफओ अकाउंट जब खुलते हैं तो जो ईपीएफओ है वो एक्सपेक्ट करता है कि उनको थोड़ा और पैसा मिलेगा, मंथली कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो इसलिए वो 12.4% सर्च को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि वो 12.4% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब अलग अलग स्कीम के बारे में, जो पैसा देखो, अब जो उनको पैसा मिला, ईपीएफओ को बहुत सारा पैसा मिल गया, ठीक है, पर मंथ उनको पैसा मिला। अब वो कैसे डिवीजन करेंगे उस पैसे का, ठीक है, कितना ईपीएफ में डालेंगे, ठीक है, कितना ईपीएफ में डालेंगे, कितना ईपीएस में डालेंगे, ठीक है, या कितना ईडीएलआई में डालेंगे, तो वो कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे, अलग अलग स्कीम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उनके कंपोनेंट भी समझना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स। जब कोई एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है कंट्रीब्यूट करता है ईपीएफ के अंदर, ईपीएफओ के अंदर, तो जो मनी है वो स्प्लिट होता है 3 डिफरेंट बकेट्स में।
तो जो फाइनेंशियल ईयर 27 का प्रोजेक्शन है 3.08 लाख करोड़ रुपीज़, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है हम ये देखेंगे अभी, ठीक है। जो पहली बकेट है वो क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ जिसको बोलते हैं। ये क्या है, ये एक प्राइमरी रिटायरमेंट सेविंग बकेट है। तो इसको कौन मैनेज करता है, ईपीएफओ मैनेज करता है, ठीक है। अंडर व्हाट एक्ट, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट ऑफ 1952। हमने लास्ट एनालिसिस में ये देखा था कि ये जो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट है ऑफ 1952, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कंपनी है अगर उसके पास 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, तो उस कंपनी को जो है इन वर्कर्स को एक बेनिफिट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। वो बेनिफिट कौन सा है, बेनिफिट प्रोवाइड कराना पड़ेगा वो है रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसके पास एक सेविंग होनी चाहिए, ठीक है, रिटायरमेंट सेविंग होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करती है कंपनी, जो है अपना कंट्रीब्यूशन, ओन कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो लेती है, उस सम को ट्रांसफ़र कर देती है ईपीएफ के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके वो ये वाला बेनिफिट है वो प्रोवाइड कराती है, ठीक है, और इस रूल को फुलफिल करती है या इस एक्ट को फुलफिल करती है, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहा है कि ये कौन सा, ये क्या है, ये एक प्राइमरी रिटायरमेंट सेविंग बकेट है और ये कितना मेजोरिटी ऑफ फंड होल्ड करती है, इट होल्ड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द फंड 78.7%। प्रोजेक्शन क्या है कि एक्सपेक्टेड टू हिट, इसके अंदर कितना पैसा आने वाला है, 2.99 लाख करोड़ रुपये, जो कि एक जंप है फाइनेंशियल ईयर 26 से, जंप है 14% का इन द फाइनेंशियल ईयर 27, जिसमें कितना पैसा आने वाला है, 2.99 लाख करोड़ रुपीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर फंड के अंदर, ईपीएफ के अंदर कैसे कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमें देखो पता है एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 12% ऑफ बेसिक सैलरी, बीएस लिख रहा हूँ मैं, ना, बेसिक सैलरी प्लस डीए, और एम्प्लॉयर भी मैच करता है उतना उतना अमाउंट, एम्प्लॉयर भी मैच करता है। एम्प्लॉयर कितना करता है, 12% ऑफ एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है। तो अब इसमें हमें पता चल गया कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है, टोटल कंट्रीब्यूशन होने वाला है 24% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, ये टोटल कंट्रीब्यूशन होने वाला है, ठीक है, ये टोटल सम है। तो अब इसका कितना परसेंट ईपीएफ के अंदर जाने वाला है, हमें ये समझने की जरूरत है अभी, ठीक है। तो देखो रूल क्या होता है, जो ईपीएफ का शेयर है, ईपीएफ का शेयर कितना होने वाला है, देखो एम्प्लॉय का 100%, तो एम्प्लॉय कितना करने वाला है, 12% टोटल। अब मैं 100% क्यों बोल रहा हूँ, ये जो 12% है टोटल पूरे का पूरा 12% ईपीएफ के अंदर जाएगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ एम्प्लॉय का 100%। तो एम्प्लॉय का 100% कितना कंट्रीब्यूशन है, 12%, बस 12% ऑफ बीएस प्लस डी, ठीक है। प्लस इसके अंदर एम्प्लॉय का कितना पार्ट जाएगा, एम्प्लॉयर का 12% नहीं जाता है, एम्प्लॉय का बस 3.67% जाता है। तो ओवरऑल ईपीएफ के अंदर कितना पैसा जाता है, ईपीएफ के अंदर जाता है 15.67% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएफ के अंदर। तो जो बाकी बचा वो 8.33 है, जो बाकी बचा 8.33 है, ठीक है, जो कि एक एम्प्लॉयर वाला पार्ट है, ना ये, देखो 12% तो पूरा जा चुका है यहाँ का, ठीक है, ईपीएफ के अंदर। अब इसमें से 8.33 जो है वो कहीं जाता है, वो जाता है एक्चुअली में ईपीएस के अंदर, और 3.67% कहाँ जाता है, वो जाता है ईपीएफ के अंदर, तो ठीक है। तो जो बाकी जो 8.33% है वो जाता है ईपीएस के अंदर, तो ये जो है ये जाता है ईपीएस के अंदर। अभी ये पेंशन स्कीम है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोविडेंट फंड है, पीएफ है प्रोविडेंट फंड, और ये क्या है, पीएस है पेंशन स्कीम है, ठीक है। तो जो 8.33% है वो एम्प्लॉयर का जो पार्ट है वो जाता है ईपीएस के अंदर, और बाकी का जो 15.67% है वो बेसिक प्लस डीए वो जाता है ईपीएफ के अंदर, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कितना पार्ट जाता है ईपीएफ के अंदर और कितना पार्ट जाता है ईपीएस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं। तो ठीक है, अब सेकंड स्कीम की तरफ चलते हैं। सेकंड स्कीम क्या है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, ईपीएस, ठीक है। हमने भी पढ़ा था कि ईपीएस के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन जाता है, 8.33% का, ठीक है, ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डी।
ठीक है, जो कि किसका कंपोनेंट है, एम्प्लॉयर का कंपोनेंट है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जो ईपीएस है वो क्या है, एक स्मॉल पोर्शन है डाइवर्ट किया जाता है टू फंड अ लाइफ लॉन्ग पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। तो देखो ये जो पैसा मिलता है ना, ईपीएस का जो पैसा मिलता है वो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, लेकिन जो ईपीएफ का पैसा होता है, जो ईपीएफ का पैसा होता है वो आप कभी भी निकाल सकते हो। उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कि आपने इतने टाइम पहले जॉब क्विट कर दी हो, तब आप इतना पैसा निकाल सकते हो, या आपको कोई मैरिज के लिए ज़रूरत है, एजुकेशन के लिए ज़रूरत है, हेल्थ के लिए ज़रूरत है, तो आप अपना ईपीएफ में से पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप अपना पैसा निकाल सकते हो ईपीएफ के अंदर, लेकिन आप ईपीएस के अंदर नहीं निकाल सकते। ठीक है, वो आपको पैसा मिलेगा कब, जब आप रिटायर हो जाओगे और आपको एक लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है 8.33% ऑफ बीएस प्लस डीए, जो कि एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ये क्या एक्सचेंज करता है भाई, आप ये कंट्रीब्यूशन करते हो, मतलब इंडायरेक्टली एम्प्लॉयर करता है कंट्रीब्यूशन, सो दैट कि गवर्नमेंट गारंटी करती है, वो बोलती है आपको कि आपको एक मंथली पेंशन मिलेगी फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, इसमें बस एक रूल होता है, छोटा सा रूल, कि आपने जो है ना 10 साल की सर्विस की हो। ठीक है, या तो कंटिन्यूस की हो, कंटिन्यूस भी चलेगी, या ब्रोक करके भी करी हो, है ना, ब्रोकन भी की हो, लेकिन टोटल 10 साल की आपका होना चाहिए कंट्रीब्यूशन, है ना, आपने 10 साल काम किया होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको मिल सकता है। अभी ये शेयर्स में कितना अकाउंट होता है, 20.1% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और थोड़ा प्रोजेक्शन भी देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड टू बी 76,519 करोड़ रुपीज़, और ये जो स्लाइटली डिप है फाइनेंशियल ईयर 27 में एक्सपेक्ट है कि 76,519 करोड़ रुपीज़ आएंगे। ठीक है, बट एक स्लाइटेस्ट डिप है अबाउट 5.3% लोअर एज कम्पेयर टू द रिवाइज एस्टिमेट फॉर द ऑन गोइंग फिजिकल ईयर 26। फाइनेंशियल ईयर 26 से 5.3% का डिप आया है। ठीक है, नेगेटिव हुआ है, इवन दो इट रिमेन हायर देन द इनिशियल बजट से हायर है। पर ऐसा क्यों हुआ, देखो एक डिप क्यों देखने को मिल रहा है, इसके पीछे दो रीज़न है। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न है कि गवर्नमेंट ने कैप लगा रखा है। ठीक है, वो एक बेसिक सैलरी पे कैप है, जो कि है 15,000 रुपीज़ पर मंथ का। ठीक है, और बेसिक सैलरी। ठीक है, चाहे आपकी कितनी भी सैलरी हो। ठीक है, मान लो एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 50,000 रुपीज़। ठीक है, और दूसरा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 15,000 रुपीज़। ठीक है, तो हमें पता है कि एम्प्लॉयर का जो 8.33% होता है वो बेसिक सैलरी का ही होता है। ठीक है, और बेसिक सैलरी, तो अगर हम 50,000 का 8.3 निकालेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी, और 15,000 का 8.33% निकालेंगे तो कम वैल्यू आएगी, इससे कम होगी, है ना, ये ज़्यादा होगी, ये कम होगी। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने कैपिंग कर रखी है 15,000 रुपीज़ पर मंथ की। इररिस्पेक्टिव आपकी कितनी भी सैलरी हो, आपकी कितनी भी बेसिक सैलरी हो, जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो मैक्सिमम कितने कितने पे कैप है, 15,000 पे कैप है। तो अगर मैं 8.33% निकालूँ ऑफ 15,000 बेसिक सैलरी, जो कि कैप भी है, वो कितना आएगा, लगभग 1,250 रुपीज़। ठीक है, लगभग। ठीक है, इतना आएगा। तो चाहे अब इसकी 50,000 भी सैलरी हो, दूसरे एम्प्लॉय की 50,000 भी सैलरी हो, इसका जो ईपीएस का कट होगा, ठीक है, ईपीएस का कट होगा, वो कितना होगा, वो इतना ही होगा, 1250। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 15,000 रुपये का मैक्सिमम कैप लगा रखा है। जितना भी ईपीएस का कट आएगा वो 15,000 रुपये पे आएगा, इररिस्पेक्टिव उसकी कितनी भी बेसिक सैलरी हो, 1 लाख भी होती तब भी उसका जो 8.33% निकलता वो निकलता, ना कि 50,000, 15,000 का निकलता। ठीक है, तो ईपीएस का कट है वो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब एक कैप्ड हो रखा है 1,250 रुपीज़ पे, जो कि 15,000 का 8.33% है। ठीक है, ऐसे कैप कर रखा है। तो इसलिए चाहे बेसिक सैलरी कितनी भी हो, कंट्रीब्यूशन ईपीएस के अंदर थोड़ा कांस्टेंट होता है। लेकिन ईपीएफ के अंदर क्या है, ईपीएफ के अंदर हमने देखा था 15.67% था ऑफ बेसिक सैलरी। अब यहाँ पर बेसिक सैलरी, इस पर कोई कैप नहीं है, तो यहाँ पर अगर 50,000 होगी बेसिक सैलरी, तो अपने आप ही जो ईपीएफ है वो बढ़ाव दिखेगा हमें, है ना। इसीलिए ही हमें ईपीएफ के अंदर 14% का जंप देखने को मिला था फाइनेंशियल ईयर 26 से। लेकिन ईपीएस के अंदर उल्टा हमें एक डिप देखने को मिला। तो उसका एक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने कैप लगा रखी है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी बेसिक सैलरी कितनी भी हो, 8.33% ऑफ 15,000 होगा मैक्स। ठीक है, वो मैक्स हो सकता है, ये मैक्स की बात हो रही है। तो ठीक है, एक बार सेकंड रीज़न भी देखते हैं। सेकंड रीज़न क्या था कि 5.3% का डिप आया, वो इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग करी थी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को एक बेनिफिट प्रोवाइड किया गया था, जिसको बोलते हैं हायर पेंशन बेनिफिट। तो इस बेनिफिट के अंदर क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना ईपीएफ में पड़ा हुआ पैसा, उसमें से कुछ पार्ट, ह्यूज चंक ऑफ मनी बोल दूँ, ह्यूज चंक ऑफ मनी ट्रांसफ़र कर सकते थे ईपीएस के अंदर, जस्ट टू गेट द हायर पेंशन
एट द एंड, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट उनको हायर पेंशन मिले। इसलिए इन्होंने जो है लोगों ने, एम्प्लॉयज़ ने अपने ईपीएफ अकाउंट में जितना कुछ पैसा पड़ा हुआ था उसका ह्यूज चंक ऑफ मनी ट्रांसफ़र कर दिया ईपीएस के अंदर, ठीक है। लास्ट ईयर ये काम किया था, तो जिसकी वजह से जो ईपीएस अकाउंट के अंदर पैसा था वो स्पाइक अप हो गया और कितना पहुंच गया, 80,793 करोड़ रुपीज़, ठीक है। जो कि ये बोल रहा है, देखो इसमें बोला भी है कि इट इवन दो इट रिमेन हायर देन द इनिशियल बजट। इनिशियल बजट तो कुछ और रखा गया था, ठीक है, इससे भी कम रखा गया था, ठीक है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 27 का एक्सपेक्टेशन है 76,519 करोड़ रुपीज़, ये इस आने वाले ईयर का एक्सपेक्टेशन है। इससे भी इनिशियल बजट कम रखा गया था फाइनेंशियल ईयर 26 में, ठीक है, इससे भी लोअर रखा गया था, इससे भी लोअर रखा गया था। बट बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लास्ट ईयर ईपीएफ में से बहुत सारा पैसा ईपीएस के अंदर ट्रांसफ़र किया गया, जिसके अंदर जो ईपीएस का अमाउंट था वो 80,793 करोड़ रुपीज़ पहुंच गया, ठीक है। तो इसी वजह से एक स्लाइटली डिप आया 5.3% का एज कम्पेयर टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर द ऑन गोइंग फिजिकल ईयर, जो कि फिजिकल फाइनेंशियल ईयर 26 है, ठीक है। तो एक तो रीज़न ये वाला हो गया, ठीक है, कि गवर्नमेंट की कैप की वजह से, और दूसरा रीज़न क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से। तो ये आर्टिफिशियल ईपीएस का जो अमाउंट था वो हाइक अप हुआ फाइनेंशियल ईयर 26 में, और जो अब जो है जो हमारा वैल्यू दिखाया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर, ये क्या है, एक डस्ट सेटलिंग है या एक नंबर है जो कि रिटर्न बैक कर रहा है बेस लाइन की तरफ, ठीक है। तो बस ये शो हो रहा है। आगे देखते हैं अगली स्कीम क्या है। अगली स्कीम है ईडीएलआई स्कीम, ठीक है। तो ईडीएलआई स्कीम क्या है, इसको एक तरीके से बोल सकते हैं एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है लमसम अमाउंट टू दैन एम्प्लॉय फैमिली इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग एक्टिव सर्विस। एक्टिव सर्विस में अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलता है। तो ये एक तरीका हिडन जेम है, ठीक है। ये हिडन जेम इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, इस ईडीएलआई में कितना परसेंट, 0.5% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय पैसा पे कर, कंट्रीब्यूशन जाता है टू दिस पर्टिकुलर फंड ईडीएलआई। लेकिन इसको पे कौन करता है, इसको पे एम्प्लॉय नहीं करता है, एम्प्लॉय इस अमाउंट को पे नहीं करता है, इसको पे करता है एम्प्लॉयर। तो ये कुछ तो ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको पता भी नहीं होता कि इनको ईडीएलआई है, लेकिन होता है क्योंकि एम्प्लॉयर उनका करके रखता है, ठीक है। इसमें वो कंट्रीब्यूशन करता रहता है, 0.5% ऑफ द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ईडीएलआई के अंदर जाता रहता है। तो इसमें ऐसा कई बार होता है कि एम्प्लॉय को खुद नहीं पता होता कि उसका ईडीएलआई है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर को पता होता है क्योंकि एम्प्लॉयर तो खुद कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 0.5% कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता, एम्प्लॉयर अपने हिसाब से करता रहता है, ठीक है। 0.5% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें शेयर क्या है, द स्मॉलेस्ट बकेट मेक इट अप टू 1.15%। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन क्या है, एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग 4,364 करोड़ रुपीज़, मार्किंग स्टडी ग्रोथ ऑफ नियरली 10% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के रिवाइज एस्टिमेट से 10% ग्रोथ देखने को मिली है इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो बस ये है। और ये ईडीएलआई स्कीम क्या है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। अब एक बार ईपीएफ प्रोविडेंट फंड जो है और ईपीएस जो पेंशन फंड है उसके बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसका प्राइमरी गोल क्या है, इसका प्राइमरी गोल है कि एक मैसिव लमसम कॉर्पस बनाया जाए फॉर यू, और आप उसको विड्रॉ कर पाओ व्हेन यू रिटायर। और उसको पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप रिटायर होगे तभी आपको करना है, ठीक है, आप पहले भी कर सकते हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग। और जो ईपीएस है, टू प्रोवाइड अ स्टडी फिक्स्ड मंथली इनकम, जो कि पेंशन होती है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आफ्टर यू रिटायर, ठीक है। जब आप रिटायर हो जाते हो तो आपको एक मंथली इनकम मिलती रहती है, मंथली पेंशन मिलती रहती है, तो वो इसके लिए है, ठीक है, ईपीएस उसके लिए। आपका इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। इसमें आप ईपीएस के अंदर आप कुछ नहीं करते, ठीक है, यू डोंट पे अ सिंगल रुपी। लेकिन एम्प्लॉयर क्या है, हमने डिस्कस किया था 3.67% ऑफ बेसिक योर बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है, प्लस कोई स्पिल ओवर हुआ अगर वो सैलरी इज ओवर 15,000 रुपीज़, ठीक है, अगर हुआ तो उसके लिए थोड़ा एडिशनल हो जाता है, नहीं तो 3.67%, ठीक है, एक एम्प्लॉयर को करना है। और ईपीएस में क्या करते हैं, हमने डिस्कस किया था 8.33% ऑफ द बेसिक सैलरी, कैप्ड कितने पे, एट अ मैक्सिमम ऑफ 1,250 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर रखा है। डज इट अर्न इंटरेस्ट, भाई ईपीएफ के अंदर, ईपीएफ के अंदर यस, वहाँ पर इंटरेस्ट अर्न किया जाता है। इट अर्न्स अ हाई एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। करंटली कितना है, हमने डिस्कस किया था 8.25% लास्ट न्यूज़ में, ठीक है। और लेकिन ईपीएस के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि जो भी मनी होता है वो जाता है कम्युनल गवर्नमेंट पूल के अंदर, इसलिए कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। इसमें विड्रॉल रूल क्या है, आप इसमें एंटायर
विड्रॉ कर सकते हो, एंटायर अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, लमसम अमाउंट टैक्स फ्री होगा आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्विसेज अपॉन रिटायरमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉय भी हो गए तो भी आप कर सकते हो, मैंने बोला था। और इन स्पेसिफिक केसेस ऑफ इमरजेंसी उसमें भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते अनलेस आपने 10 साल तक काम ना किया हो, ठीक, मतलब अनलेस यू वर्क फॉर लेस देन 10 ईयर्स, तो आप तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। इट पेज आउट एज अ मंथली पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 58 के बाद आपको ये मंथली पेंशन की तरह मिलेगी, ठीक है। और इसमें क्या, मैंने आपको बताया भी था 10 साल तक आपको या तो कंटिन्यूस या ब्रोक में, ठीक है, ब्रोकन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करानी है, तभी आप इसको इसके लिए हकदार हो गए ईपीएस के लिए। तो ठीक है, अब चलते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ क्या बोल रही है, गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज किया है अप्रूवल फॉर माइनर इंटरनेशनल पैक्ट्स, रिमूव मैंडेटरी प्रायर कैबिनेट क्लियरेंस। तो ये न्यूज़ बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे फिर हमें समझ आ जाएगा। तो कोर पॉलिसी चेंजेस क्या है, हिस्टोरिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको रिक्वायर्ड होता था कि जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है, वो प्री अप्रूव करे एवरी एमओयू और एग्रीमेंट साइन विद द फॉरेन कंट्री। जो भी हम फॉरेन कंट्रीज के साथ एमओयू साइन करते हैं या एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो गवर्नमेंट इंडिया को रिक्वायर होता था कि वो यूनियन कैबिनेट का पहले प्री अप्रूवल ले, ठीक है। और अभी अकॉर्डिंग टू 18 फैब कम्युनिकेशन फ्रॉम द कैबिनेट सेक्रेटरी, ये जो रूल है इसको अमेंड किया गया, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस लाए गए और गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज कर दिया है इस प्रोसेस को, डिसाइडिंग दैट द जो प्रायर कैबिनेट अप्रूवल है नाउ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बट किसके लिए, फॉर माइनर इंटरनेशनल पैक्ट प्रोवाइडेड दे मीट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया। वो सेट ऑफ क्राइटेरिया क्या है वो एक बार देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वाई द चेंजेस वाज मेड, चेंज इन अमेंडमेंट को क्यों किया गया है। जो प्राइमरी गोल था फॉर दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज टू कट द प्रोसीजरल रेड टेप और इम्प्रूव करना डिप्लोमेटिक एजिलिटी, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर्स। जो हमारे माइनर्स एग्रीमेंट्स होते हैं वो पहले से ही अंडरगो होते हैं हैवी स्क्रूटिनी, ठीक है, थ्रू द इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन। फिर आप दोबारा से पहले से ये हैवी स्क्रूटिनी के थ्रू अंडरगो हो चुके हैं, ठीक है, थ्रू द इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन। आप दोबारा से एक एंटायर यूनियन कैबिनेट को फोर्स कर रहे हो कि वहाँ पर आप कन्वे करो ये सब चीज़ें, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को दिखाओ और अप्रूव करो ये रूटीन डॉक्यूमेंट्स। तो ये देखा जाता है एज अ कम्बसम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, ठीक है। आप दोबारा से सेम काम कर रहे हो, पहले से ही वो काम हो चुका है, आप दोबारा से उसे बस यूनियन कैबिनेट के सामने करना चाहते हो, ठीक है, कन्वे करना चाहते हो और अप्रूवल लेना चाहते हो उस रूटीन डॉक्यूमेंट का। तो ये तो एक कम्बसम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है। इसको खत्म करने के लिए, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। दूसरा क्या था, डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो कुछ हाई लेवल स्टेट विजिट होती हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं अब्रॉड, या कुछ फॉरेन हेड्स आए होते हैं, ऑफ द स्टेट आए होते हैं इंडिया में। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही होती हैं, रेफिट फाइनलाइजेशन हो रहा होता है मल्टीपल कॉर्पोरेशन पैक्ट का। तो जब अगर हम ये बोटलनेक को रिमूव कर देते हैं ऑफ द प्रायर कैबिनेट अप्रूवल, तो इससे डिप्लोमेट्स को क्या मिलेगा, डिप्लोमेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी टू नेगोशिएट, वो अपने टर्म्स में नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ माइनर एग्रीमेंट्स को अपने टाइम पे, रियल टाइम पे फाइनलाइज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस क्रूशियल विजिट, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये शो कर रहा होता है कि हमें अपने डिप्लोमेट्स पे भरोसा है कि वो सही नेगोशिएट करेंगे और वो एक जो माइनर एग्रीमेंट साइन करेंगे वो बहुत सही होगा और इंडिया के हित में होगा, ठीक है, या दोनों के कॉर्पोरेशन, जो पूरा कॉर्पोरेशन बनने वाला है या पैक बनने वाला है उसके हित में होगा, ठीक है। तो हम ये भरोसा कर रहे हैं अपने डिप्लोमेट्स पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। द फाइन प्रिंट कंडीशन फॉर एग्जामेशन, भाई कौन से ऐसे माइनर इंटरनेशनल पैक्ट हैं जिनको प्रायर कैबिनेट अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो देखते हैं उनकी कंडीशंस क्या है। टू बाईपास द नीड फॉर प्रायर कैबिनेट अप्रूवल, एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट मस्ट चेक ऑल ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। भाई अगर इन सारे बॉक्सेस पे टिक होगा तभी आपको एग्जामेशन मिलेगा, ठीक है, एग्जामेशन मिलेगा फ्रॉम द प्रायर कैबिनेट अप्रूवल। तो पहला क्या है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजिट। ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजिट साइन होना चाहिए, इट मस्ट बी साइन स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द ऑफिशियल विजिट, या तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट कर रहे हो अब्रॉड, या कोई ऑफिशियल विजिट हो रही हो फॉरेन हेड्स की ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट टू इंडिया, ठीक है। तो एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द विजिट साइन होना चाहिए। दूसरा क्या है, MEA वेटिंग होनी चाहिए। इसमें क्या है, ये पैक्ट है वो लीगली रिव्यूड होना चाहिए और वेटेड होना चाहिए बाय द लीगल एंड ट्रीटी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, ये होना चाहिए। तीसरा क्या है, कोई भी फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट नहीं करना चाहिए वो एग्रीमेंट, ठीक है। जो एग्रीमेंट है, द एग्रीमेंट कैन नॉट क्रिएट, वो क्रिएट नहीं करना चाहिए एनी माइंडिंग फाइनेंशियल इंप्लीकेशन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, कि फालतू में एक फाइनेंशियल बर्डन और इंक्रीज कर रहे हो आप इस पैक्ट के थ्रू, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, या इस एग्रीमेंट के थ्रू। और प्रायर कंसल्टेशन भी होना चाहिए, भाई जो भी रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको पता होना चाहिए, वो ऑलरेडी कंसल्टेड होनी चाहिए विद ईच अदर रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द पैक्ट, ठीक है।
तभी आप इन चीज़ों के लिए तभी आपको कोई प्रायर कैबिनेट अप्रूवल नहीं चाहिए। या लास्ट क्या है, टाइटल रेस्ट्रिक्शन। भाई जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप कोई हैवी लीगल वर्ड्स टाइटल नहीं दे सकते, आप ट्रीटी नहीं बोल सकते उसको, कन्वेंशन नहीं बोल सकते, या एग्रीमेंट नहीं बोल सकते। आपको उसको जनरल टाइटल देने पड़ेंगे, या तो एमओयू बोलना पड़ेगा, एलओआई बोलना पड़ेगा, लेटर ऑफ इंटेंट, या जॉइंट डिक्लेरेशन बोलना पड़ेगा। आप ट्रीटी या कन्वेंशन नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आपने ट्रीटी और कन्वेंशन बोल दिया उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को या टाइटल कर दिया, तो इसका मतलब आपने पहले से ही एक अप्रूवल ले रखा है यूनियन कैबिनेट ने, और यूनियन कैबिनेट को तो पता ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज को पता है उस कंटेंट के बारे में, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे में। लेकिन अगर आपने ट्रीटी और कन्वेंशन या एग्रीमेंट जैसे वर्ड को यूज़ किया एज अ टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो वो ये दिखा रहा है कि आपने पहले से एक यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल ले रखा है, ठीक है। तो आप उसमें सिर्फ जनरल टाइटल्स को यूज़ कर सकते हो, एमओयू को यूज़ कर सकते हो, एलओआई को यूज़ कर सकते हो, या जॉइंट डिक्लेरेशन को यूज़ कर सकते हो, अगर आपको प्रायर कैबिनेट अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है, आप उसको बाईपास करना चाहते हो, ठीक है। तो वो ये सेट ऑफ रूल्स हो गए हैं। What has not changed? The exceptions. The government is only deregulating minor administrative और cooperative pacts, ठीक है। जो ओल्ड रूल है वो अभी भी अप्लाई है, मीनिंग जो प्रायर कैबिनेट अप्रूवल है इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। भाई अगर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन हुआ, कोई भी पैक्ट के अंदर अगर नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज किया जा रहा है, तो वहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की परमिशन चाहिए होगी, ठीक है, उनका प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। या कोई रूटीन साइनिंग है, अगर वो पैक्ट है इज बीइंग साइंड आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई लेवल विजिट, ठीक है, उसके कॉन्टेक्ट से बाहर का है, ठीक है। मान लो कि एक रूटीन साइनिंग है बाय द एम्बेसडर और लो लेवल मिनिस्टर ऑन अ स्टैंडर्ड ट्रिप, ठीक है, द ओल्ड रूल स्टिल अप्लाई, ठीक है, ओल्ड रूल तब भी इस पर अप्लाई होंगे, क्योंकि वो हाई लेवल विजिट है उसके कॉन्टेक्ट से बाहर की चीज़ है, ठीक है। तो आप वैसे ही पैक्ट को साइन ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको साइन करना है तो आपको प्रायर कैबिनेट अप्रूवल चाहिए हो। अगला क्या है, फाइनेंशियल और लीगल बाइंडिंग हो। अगर कोई सा भी पैक्ट जो गवर्नमेंट पे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन डाले, ठीक है, और एक्ट करे एज अ फॉर्मल ट्रीटी और कन्वेंशन, उसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में ही ये छूट दी गई है कि आप विदाउट कैबिनेट अप्रूवल माइनर एग्रीमेंट्स को साइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आप एग्रीमेंट का नाम भी यूज़ नहीं कर सकते, हम तो बोल रहे हैं एग्रीमेंट, ठीक है, लेकिन आप एग्रीमेंट यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर ट्रीटी यूज़ नहीं कर सकते, कन्वेंशन यूज़ नहीं कर सकते। आप उस डॉक्यूमेंट को या तो एमओयू बोलोगे, ठीक है, या जॉइंट डिक्लेरेशन बोलोगे, या एलओआई बोलोगे, लेटर ऑफ इंटेंट बोलोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द न्यू रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, वाइल दीज माइनर पैक्ट्स नो लॉन्गर नीड अप्रूवल, ठीक है, माना कि इन माइनर पैक्ट्स के लिए अभी प्री अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन कैबिनेट को पता होना चाहिए कि आप ये साइन कर रहे हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम प्री अप्रूवल से पोस्ट फैक्टो रिपोर्टिंग मॉडल की तरफ जाएंगे, ठीक है, शिफ्ट होंगे। यहाँ पर एमईए इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो पूरी की पूरी एक मास्टर लिस्ट को कंपाइल करेगा ऑफ ऑल दीज एग्जेम्प्टेड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, और हर 6 महीने में वो एक कंसोलिडेटेड नोट सबमिट करता रहेगा कैबिनेट को, कि भाई कैबिनेट को पता हो कि क्या साइन हुआ है और क्या साइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए, इवन दो प्री अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड है, इवन दो, ठीक है। तो पोस्ट फैक्टो रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, एमईए, ठीक है, एमईए जिम्मेदार है। तो बस ये इतना ही था। आज अगली न्यूज़ देखते हैं। तो ठीक है, थर्ड न्यूज़ के लिए चलते हैं। थर्ड न्यूज़ क्या बोल रही है, गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है 17 मेंबर कमेटी टू डिज़ाइन स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2.0 एंड ओवरहॉल द 2005 स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बोलूँगा सैस, ठीक है, सैस बोलूँगा। पहले थोड़ा न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बिल्डअप करेंगे। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने फॉर्म किया है 17 मेंबर कमेटी टास्क विद ओवरहॉलिंग, उनको ओवरहॉलिंग करनी है इन कंट्रीज़ का एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसीज, ठीक है। उनको 6 मंथ दिए गए हैं टू सबमिट अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर सैस 2.0 पॉलिसी। मेन गोल क्या है, टू मॉडर्नाइज द 2005 सैस एक्ट, कि वो फिट कर पाए टू द न्यू रियलिटीज ऑफ 2026 ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट, मेकिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग and export sector more globally competitive while fixing the overlap in existing government programs। तो बहुत सारे existing government programs हैं, EOU हो गया, ठीक है, MOWR हो गया, और ECPG हो गया, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, AA हो गया, ठीक है। तो ये जो ना बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जो 2005 का सैज एक्ट था उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, प्लस गवर्नमेंट के और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उस कन्फ्यूजन को हटाना है, ठीक है। ये सैस 2.0 को इसलिए लेके आए हैं।
और जो नई रियलिटीज़ हैं 2026 की, जो नई रियलिटीज़ हैं, ग्लोबल ट्रेड रियलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग फिट करना है हमारी 2005 सैस एक्ट को, ठीक है। तो ये सब चेंजेस करने हैं थ्रू द सैस 2.0 पॉलिसी। तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, 2005 सैस एक्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे, फिर सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है। और फिर ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग स्कीम्स हैं, इनके बारे में समझेंगे कि ये कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कराती थी, ठीक है, और अब क्या चेंजेस करने ज़रूरी हैं सैस 2.0 पॉलिसी में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वाई दिस सैस 2.0 नीडेड नाउ। देखो सेस 2.0 पॉलिसी की अभी क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, उसमें ओवरहॉलिंग करने की क्यों जरूरत पड़ी सेस में। देखो जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, पहले इसे समझने की जरूरत है कि ये है क्या, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर जोन है जो इंडियन टेरिटरी के अंदर है, ठीक है। इंडियन टेरिटरी के अंदर एक ऐसा जोन क्रिएट कर देते हैं जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये ये एक फॉरेन टेरिटरी की तरह डील किया जाता है इसको, इस लोकेशन को, इस एरिया को, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको कैसे पिच किया, गवर्नमेंट ने बोला कि सारी की सारी कंपनीज को, बिजनेसेस को बोला, बिजनेसेस को बोला कि आप यहाँ पर आओ, अपनी फैक्ट्री सेटअप करो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाओ, शॉप क्रिएट करो, ठीक है, यहाँ पर शॉप को सेटअप करो, ऑफिस सेटअप करो, और सारी की सारी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करो, ठीक है। जब एक्सपोर्ट करोगे, मान लो सर्विसेज और गुड्स को एक्सपोर्ट करो, तो आप जब ये करोगे तो इस पर होने वाला जितना भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट होगा, उस पर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे। तो ये फ़ायदा था सेस का, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं थोड़ा। जब ये ओरिजिनली सेस एक्ट पास हुआ था 2005 में, तो इसने क्रिएट किया था डेजिग्नेटेड एनक्लेव, जिसको ट्रीट किया जाता है एज अ फॉरेन टेरिटरी फॉर ट्रेड एंड टैक्स पर्पसेस। इनिशियली वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, ठीक है, बिकॉज उन्होंने ऑफर किया, इस सेस ने ऑफर किया मैसिव टैक्स हॉलीडेज टू बिजनेस दैट सेटअप शॉप देयर और एक्सपोर्ट करे गुड्स, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा लैंडस्केप जो है चेंज हो गया ड्रामेटिकली। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि वो कौन से मैसिव टैक्स हॉलीडेज थे जो सेस को मिलते थे, ठीक है। सेस में जो भी कंपनीज होती थी, वो अपनी फैक्ट्री, शॉप, ऑफिस सब सेटअप करती थी, तो उनको कौन से बेनिफिट मिलते थे, तो वो बेनिफिट देख लेते हैं, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 10AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, इसके तहत क्या होता है, जो सेस होता है ना, जिसमें सेस के अंदर जो भी कंपनीज हैं, ठीक है, या बिजनेसेस हैं, जिन्होंने अपना फैक्ट्रीज को सेटअप कर रखा है, ठीक है, ऑफिस बना रखे हैं, शॉप्स क्रिएट कर रखी हैं, ठीक है, उनको कुछ बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, एग्जेम्पशन, ठीक है, फॉर फर्स्ट 5 ईयर, पहले 5 साल के लिए इनको 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। फिर नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होता है, नेक्स्ट 5 ईयर 50% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। वो क्या है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स। और इससे नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी इनको 50% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है, सेम एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन किस पे, ऑन री इन्वेस्टेड प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी चेंज है कि री इन्वेस्टेड प्रॉफिट पे ही उनको 50% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। तो टोटल देख रहे हो 15 साल तक बेनिफिट मिलता है इनको, ठीक है। ऐसा पहले 5 साल के लिए 100% मिलता है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, फिर अगले 5 साल के लिए 50% इनकम टैक्स एग्जेम्पन मिलता है, और उससे अगले 5 साल पे भी 50% इनकम टैक्स एग्जेम्पन मिलता है, बट किस पे, री इन्वेस्टेड प्रॉफिट पे, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ें लिखी हुई हैं सेक्शन 10AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है। लेकिन ये जो सारे के सारे इंसेंटिव्स थे वो अब खत्म हो रहे हैं, वो फेड आउट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने क्या देखा इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि माना कि सेस से जो है एक्सपोर्ट तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है जो गवर्नमेंट का नेशनल ट्रेजर है, ठीक है, जो उनकी ट्रेजरी है, वो रिड्यूस हो रही है, वो ब्लीड कर रही है, ठीक है, वो ब्लीड हो रही है। तो उसको ब्लीडिंग, इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इन्होंने जितने भी इंसेंटिव्स थे, ठीक है, उसको फेड ऑफ करना स्टार्ट कर दिया या एक्सपायर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यूजिंग सम क्लॉज, ठीक है। तो उन्होंने ये पहला जो पॉइंट है वो यही बोल रहा है कि जो लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज हो गया है आपका। तो लॉस ऑफ टैक्स इंसेंटिव, मैनी ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्ट टैक्स हॉलीडेज फॉर सेस हैव सनसेट और एक्सपायर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने किया क्या, ठीक है, इसमें किया गया, तो पहली चीज़, सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2011 में मैट, ठीक है। मैट को बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स,
ये क्या होता है, ये कंपलसरी टैक्स होता है जो पे करना पड़ता है किसी भी कंपनी को। मान लो कि एक कंपनी है, उसने 100% टैक्स क्लेम किया है, ठीक है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम किया है, ठीक है, ये क्लेम किया उन्होंने। बट स्टिल मैट क्या बोलता है, आपको तब भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज, मतलब एक पर्टिकुलर टैक्स पे करना ही होगा, क्योंकि आप सेस के अंदर एग्जिस्ट करते हो और आप मनी मेक कर रहे हो, ठीक है, आप पैसा बना रहे हो, प्लस आप पैसा बना रहे हो, यू आर मेकिंग द मनी, बिकॉज यू आर डूइंग दीज टू थिंग्स, आपको एक मैट पे करना ही होगा, इररेस्पेक्टिव आपकी कंपनी ने 100% ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम किया हो, ठीक है। अगर ये भी क्लेम किया हो ना, तब भी एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सेस के अंदर एग्जिस्ट करते हो, वहाँ पर पैसा बना रहे हो, ठीक है, तो इसलिए आपको एक ये चीज़ पे करनी पड़ेगी। तो इमीडिएटली क्या हुआ, इमीडिएटली जो टैक्स बेनिफिट्स थे, ठीक है, जो मैसिव टैक्स हॉलीडेज थे, वो डाइल्यूट होने स्टार्ट हो गए, वो डाइल्यूट हुए थोड़े, ठीक है। फिर एक और चीज़ आई जिसको बोलते हैं, एक बार ऊपर चलते हैं, हाँ, सनसेट क्लॉज, ठीक है, सनसेट क्लॉज मतलब कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपायर भी हो गई, कुछ ऐसे टैक्स बेनिफिट वो एक्सपायर भी हो गए, तो इसको बोलते हैं 2020 सनसेट क्लॉज। तो ये एक लीगल प्रोविज़न है, ये एक लीगल प्रोविज़न है जिसमें ये लिखा हुआ है, ये स्टेट करता है, इसमें ये स्टेटेड है कि भाई कुछ स्पेसिफिक रूल जो है ऑटोमेटिकली, ये स्पेसिफिक रूल, कुछ स्पेसिफिक रूल ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएंगे ऑन अ स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि जो न्यू सेज यूनिट्स हैं, ठीक है, न्यू सेज कंपनीज हैं जो अपनी फैक्ट्री वहाँ पर सेटअप कर रही हैं, ऑफिस वहाँ सेटअप कर रहे हैं, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 उनको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, उनको टैक्स हॉलीडे नहीं है, ठीक है। तो जो भी नई सेज यूनिट्स हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 उनको कोई भी टैक्स हॉलीडे नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्या है, इस सेस का मोटिव क्या था, सेस का मोटिव था बहुत सारी कंपनीज को अट्रैक्ट करना, कि वहाँ पर आए, फॉरेन प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना, डोमेस्टिक प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना, ठीक है, दोनों को अट्रैक्ट करना। लेकिन वो अट्रैक्ट कैसे करते थे, वो टैक्स बेनिफिट दिखा के करते थे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मैट को इंट्रोड्यूस कर दिया और 2020 में एक सनसेट क्लॉज लगा दिया, जिसकी वजह से अब कम फॉरेन कंपनीज और डोमेस्टिक प्लेयर्स आ रहे हैं वहाँ पर सेस के अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से, इसीलिए ही सेस 2.0 पॉलिसी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ मेनी टैक्स इंसेंटिव्स खत्म हो गए, ठीक है, मेनी टैक्स इंसेंटिव्स वो एक्सपायर हो गए। अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम है ग्लोबल ट्रेड रूल। द WTO हैज़ अ स्ट्रिक्ट रूल against country giving direct subsidies tied purely to the export. India has had to rethink how it incentivizes manufacturing without violating WTO norms. तो इसमें क्या है, देखो इसको भी थोड़ा सही समझते हैं। WTO जो है ना, WTO के पास कुछ एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, सेट ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स, ऐसा बोलो, सेट ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स। इन रूल का नाम क्या है, इसको बोलते हैं ASCM, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, ठीक है, ASCM। तो इस पर्टिकुलर नॉर्म्स को यूज़ करके WTO क्या कर सकता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है कि कोई भी कोई भी मेंबर कंट्री अपने एक्सपोर्टर्स को डोमेस्टिक प्लेयर्स को ओवर सब्सिडाइज नहीं कर सकता, सब्सिडाइज नहीं कर सकता। किसमें, जब भी वो एक्सपोर्ट करने जा रहा होगा तो, ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी चीज़ होंगी उसमें एक्सपोर्टर को और डोमेस्टिक प्लेयर को ओवर सब्सिडाइज नहीं कर सकता, कोई भी मैन्युफैक्चरर को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को भी ओवर सब्सिडाइज नहीं कर सकता कोई भी कंट्री। तो पहले क्या होता था, मान लो जैसे, अगर मान लो ऐसा किया, इंडिया ने ऐसा किया, एक है इंडियन एक्सपोर्टर, ठीक है, एक है इंडियन एक्सपोर्टर, इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, ओवर सब्सिडाइज करने से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, और WTO क्यों मना करता है इन चीज़ों को, ठीक है। एक इंडियन एक्सपोर्टर है और एक चाइनीज़ एक्सपोर्टर है, ठीक है, और ये दोनों मिलके, मतलब ये दोनों जो है ना US के अंदर शर्ट बेचना चाहते हैं,
और यूएस के अंदर खुद के डोमेस्टिक प्लेयर्स भी होंगे, ये भी बेचना चाह रहा होगा शर्ट। लेकिन अगर इंडिया जो है अपने एक्सपोर्टर को ओवर सब्सिडाइज करे, ठीक है, उनको सब्सिडीज़ दे, तो ये क्या करेंगे, जो एक्सपोर्टर है ये दाम कम कर देंगे, रेट कम कर देंगे, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट रेट, जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है उसको कम कम पे बेचेंगे, उससे भी कम पे बेचेंगे। तो इनकी जो शर्ट है, जो इंडियन एक्सपोर्टर की शर्ट है, वो यूएस के अंदर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर की दिखेगी, ज़्यादा ऐसी चीप दिखेगी, ठीक है, चीप दिखेगी। तो लोग किसका सामान खरीदेंगे, इंडियन एक्सपोर्टर का खरीदेंगे, ना कि चाइनीज़ एक्सपोर्टर का, और ना ही उसके खुद के डोमेस्टिक प्लेयर का, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यूटीओ बोल रहा है कि आप जो है ना, अगर कोई कंट्री ज़्यादा ओवर सब्सिडाइज करती है अपने एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर को, डोमेस्टिक प्लेयर्स को इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप ट्रेड में डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहे हो, आप मार्केट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो और मार्केट को ख़त्म कर रहे हो दूसरे दूसरे प्लेयर्स के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बैलेंस में रहोगे, ठीक है, क्योंकि पहले इंडिया ऐसा करता था, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता था, डब्ल्यूटीओ इस रूल का यूज़ करके इस इंडिया पे पेनल्टीज़ लगाता था बहुत सारी, ठीक है, पेनल्टीज़ लगती हैं, तो ये प्रॉब्लम थी। तो पहले देखो 2015 से पहले पता है क्या था, 2015 से पहले इंडिया बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करता था अपने एक्सपोर्टर्स को, ठीक है, एक्सपोर्टर्स को करता था। और तब डब्ल्यूटीओ जो है इन पे कोई पेनल्टी नहीं लगाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीओ का एक रूल है, जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जो भी डेवलपिंग कंट्री है, अगर उसका जीएनआई पर कैपिटा लेस देन $1000 है, ठीक है, तो वो कंट्रीज़ इस पर्टिकुलर पेनल्टी से बच जाती हैं, ठीक है। उन पे ऐसी पेनल्टीज नहीं लग सकती और वो ओवर सब्सिडाइज कर सकती है अपने एक्सपोर्टर्स को, वो कर सकती थी। लेकिन 2015 के बाद जो इंडिया का जीएनआई पर कैपिटा है ना, वो ज़्यादा हो गया, इस थ्रेशोल्ड को पार कर गया, $1000 को पार कर गया, जिसकी वजह से अब अगर इंडिया ओवर सब्सिडाइज करने की कोशिश करेगा अपने एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर को, डोमेस्टिक प्लेयर्स को, तो उन पे इंडिया पे पेनल्टीज लगेंगी थ्रू दिस पर्टिकुलर रूल ASCM, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। तो अब क्या है, जो सेस 2.0 है वो इसको ही मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें करना चाहता है। मतलब अब सारी की सारी जो इंडिया हैज़ हैड टू रीथिंक कि वो कैसे अपने मैन्युफैक्चर को कैसे अपने मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिवाइज करे, ठीक है, विदाउट वायलेटिंग द WTO नॉर्म्स। तो इसलिए सेस 2.0 की ज़रूरत थी। अगला देखते हैं, डोमेस्टिक मार्केट नीड। ट्रेडिशनली जो सेस फैक्ट्रीज हैं उन्होंने फेस किया हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज इफ़ दे वांट टू सेल देयर एक्सेस गुड इनसाइड इंडिया। तो इनसाइड इंडिया क्या होता है, DTA बोलते हैं उसको, ठीक है। तो रेसेंट ग्लोबल चेन डिसरप्शन की वजह से हैड मेड द गवर्नमेंट रियलाइज कि सेस नीड द फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल द डोमेस्टिकली विदाउट क्रिपलिंग पेनल्टीज। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, देखो मैंने आपको बताया था कि इंडियन टेरिटरी के अंदर एक छोटी सी टेरिटरी बनती है, इसको फॉरेन टेरिटरी बोलते हैं, सेज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाहर जितना भी एरिया है इंडिया का, ठीक है, इसके बाहर जितना भी एरिया इंडिया का, उसको बोलते हैं DTA, ठीक है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लो सेज की किसी एक यूनिट ने बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग करा, एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर उसने इंडिया के अंदर बेचने की कोशिश करी अपने मटेरियल को, ठीक है, मान लो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर बेचने की कोशिश करी, तो उस पर इंडिया जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट पेनल्टीज लगाती थी। वो पेनल्टी इसलिए लगती थी कि भाई DTA के अंदर भी तो डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगे, वो भी तो यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इनको पहले से बहुत सारे बेनिफिट तो मिल रखे हैं, और अगर ये उन बेनिफिट को यूज़ करके यहाँ पर इंडियन मार्केट को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, तो भाई DTA के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा रेट दे पाएंगे, ठीक है। तो उनको लेवल अप करने के लिए DTA के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं और सेस की जो यूनिट्स हैं उनको लेवल अप करने के लिए गवर्नमेंट उन पर हैवी ड्यूटीज़ लगाती है, ठीक है, मतलब हैवी पेनल्टीज लगाती है सेस पे, अगर वो अंदर बेचना चाहे, ठीक है, अगर वो डोमेस्टिक एरिया के अंदर बेचना चाहे, DTA के अंदर बेचना चाहे अपना एक्सेस मटेरियल, ठीक है, एक्सेस मटेरियल। तो ये पेनल्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है, देखो कि अगर सेस फैक्ट्रीज फेस हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं अगर वो अपना सामान एक्सेस मटेरियल बेचना चाहें, कहाँ पर, इनसाइड इंडिया, ठीक है, डोमेस्टिक DTA में, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में।
पर अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये लोग अपना सारा का सारा सामान जो है ना एक्सपोर्ट कर देते थे बाहर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई, नॉर्मली क्या होता है, सेस जो है ना, सेस की यूनिट जो है ना बिजनेस करती ही नहीं है वो इंडिया के अंदर, ठीक है। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर वो बिजनेस नहीं करती, करती ही नहीं है। लेकिन अभी कुछ ऐसे रेसेंट ऐसे जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और हमें पता है कि कोविड-19 हुआ था, जिसकी वजह से जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, जैसे ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, डिस्टर्ब हो गई। प्लस ग्लोबल सप्लाई तो डिस्टर्ब हुई, ग्लोबल डिमांड भी खत्म हो गई, ठीक है, ग्लोबल डिमांड भी खत्म हो गई, वो भी रिड्यूस हो गई, और ये भी रिड्यूस हो गई। तो देखो, अगर ग्लोबल डिमांड अगर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज रेसेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और कोविड-19 की वजह से, तो जो सेस जो एक्सपोर्ट करती थी अपना नॉर्मली मटेरियल सारा का सारा एक्सपोर्ट कर देती थी, जिस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, अब वो यही नहीं कर पाएंगी क्योंकि डिमांड ही नहीं है। बाहर कैसे बेचेंगी जब डिमांड ही नहीं है? तो उनके पास सारा का सारा मटेरियल तो रखा है। अब क्योंकि बाहर डिमांड है नहीं, और इंडिया में अगर वो बेचना चाहें तो इंडिया में भी नहीं बेच सकती क्योंकि गवर्नमेंट पेनल्टी लगा के रखती थी, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, मतलब ये जो फैक्ट्रीज थे यहाँ की, जो सेस की जो फैक्ट्रीज थी वो आइडल बैठ गई। अब कुछ कर ही नहीं सकती ना, बाहर भी नहीं बेच सकती क्योंकि ग्लोबल डिमांड कम है, बहुत ही कम है, और अंदर भी नहीं बेच सकती क्योंकि डीटीए में बेचने के लिए गवर्नमेंट उन पर पेनल्टी लगा देती थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, तो ये आइडल बैठी रहती थी यहाँ पर। ये तो हो गई इसकी प्रॉब्लम, सेस की प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम थी डीटीए की। दूसरी ओर सेम टाइम डीटीएस को जो है ना बहुत सारा मटेरियल चाहिए था। अब क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो गई थी, तो बाहर से मटेरियल नहीं मंगा पा रहे थे लोग, ठीक है। और आ रहा था तो स्पॉट मार्केट से आ रहा था, वही महंगा, ठीक है, कॉस्टली। तो इन्होंने सोचा, डीटीए ने सोचा कि ऐसा करते हैं, सेस के पास तो बहुत मटेरियल रखा हुआ है, हम ले लेते हैं। तो जैसे ये इंपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से तो सिंपल वही सेम चीज़ आ जाती है कि वो इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, हैवी पेपर वर्क करना पड़ेगा, प्लस पेनल्टीज़ लगेंगी इन पे। तो जब ये इन पे ये सारी पेनल्टीज़ लग रही थी तो उनको लग रहा था कि अबे छोड़ो, सेस से क्यों ही लेना, फिर स्पॉट मार्केट से महंगे दामों पे ही लेते हैं, क्योंकि अगर इनसे लेने जाएंगे तो और महंगा हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गया था और ग्लोबल डिमांड भी कम हो गई थी, तो दोनों को प्रॉब्लम हो रही थी, सेस को भी प्रॉब्लम हो रही थी, डीटीए को भी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब वहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अभी हमें सेस 2.0 पॉलिसी चाहिए, जहाँ पर हम ये चीज़ चेंज करना चाहते हैं कि अब जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम कर पाए, ठीक है। सेस जो है डीटीए के साथ कोलैबोरेशन में वर्क कर पाए, और और जो एक्सेसिव कंप्लाइंस बर्डन था वो कम हो जाए, ठीक है। और जो ड्यूटी चार्जेस थे जो कि एक्सेसिव ड्यूटी चार्जेस थे वो भी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तो इसीलिए ही जो है सेस 2.0 की ज़रूरत थी। हमने ये देख लिया कि अभी सेस 2.0 क्यों ज़रूरत है उसकी, ठीक है। अभी ये देखेंगे कि इसने क्या सॉल्यूशन दिए, ठीक है। पहले थोड़ा पढ़ते हैं। सेस 2.0 एम टू शिफ्ट दोज zones from being strictly export only enclave to becoming a holistic economic and employment hub that integrates smoothly with the domestic market, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द सेस 2.0 सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ओवर आइसोलेशन। जो कोर फिलोसफी ऑफ सेस 2.0, ये ड्रिवन है फ्रॉम देश बिल, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब। इसमें क्या करना चाहती है, इसमें ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं उन सेस को जो कि वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट एनक्लेव्स हैं, उनको इनटू द होलिस्टिक इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट हब की तरह, ठीक है। तो हेयर इज हाउ न्यू पॉलिसी एम टू इंटीग्रेट देम, ठीक है। कैसे करेगी, ड्यूटी इक्वलाइजेशन करके, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। तो यहाँ पर क्या, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये सेज है और ये मान लो डीटी है, ठीक है। अभी इन्होंने कुछ इंपोर्ट किया मटेरियल, ठीक है, इंपोर्ट किया मटेरियल, रॉ मटेरियल, उसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपये, और इससे क्या है, वो एक लैपटॉप बनाना चाहते हैं, ठीक है, लैपटॉप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया लैपटॉप, इसकी कॉस्ट कितनी है, 50,000 रुपये। अब मानो कि ग्लोबल डिमांड कम हो गई, तो ये जो है ना सेस जो है डीटीए के अंदर बेचना चाहता है अपना लैपटॉप। लेकिन अब पहले वाला रूल था, अगर उसके अकॉर्डिंग बेचता तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब जो ड्यूटी पे करनी पड़ती, जो हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, वो किस पे होती, वो होती मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पे, ठीक है। मतलब 50,000 रुपीज़ पे ड्यूटीज लगती, ठीक है। लेकिन ये जो नई पॉलिसी है, ये क्या करेगी
ये करेगी जो भी इम्पोर्ट रॉ मटेरियल है ना उस पर ड्यूटी लगेगी। अगर आपको एक सैस को डीटीए के अंदर कुछ मटेरियल बेचना है, अपना मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप बेचना है, तो आप ड्यूटी जो है इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे लगेगी, ठीक है, मतलब 10,000 रुपये पे लगेगी। तो इससे क्या है, जो ड्यूटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। देखो 50,000 पे जो ड्यूटी है पर्टिकुलर, मतलब 2% लग रही है फॉर एग्जाम्पल, तो 50,000 पे 2% और 10,000 पे 2% कौन कम है, ये कम है ना। तो हाँ, तो ड्यूटी को इक्वलाइज किया गया है, ठीक है। तो अब ये लोग भी आराम से यहाँ बेच पाएंगे, डीटीए के अंदर भी बेच पाएंगे। तो अब ये दोनों लेवल अप हो गए हैं, ठीक है। मतलब लेवल अप क्या बोलूँ, फील्ड जो है लेवलिंग में आ गया है, प्लेइंग फील्ड। तो इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग द फिनिश प्रोडक्ट, द न्यू फ्रेमवर्क प्रपोज कि जो अगर सेल्स है, अगर वो सेल करना चाहता है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, तो उनको ओनली पे करना है कस्टम ड्यूटीज ऑन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल दे यूज। कंपनी वुड ओनली पे टैक्सेस ऑन 10,000 वर्थ ऑफ इम्पोर्टेड पार्ट, नॉट द 50,000 फिनिश्ड लैपटॉप, ठीक है। तो इससे क्या है, इमीडिएटली अलाउ सेस टू कम्पीट फेयरली इन द इंडियन मार्केट, ठीक है। तो ड्यूटी इक्वलाइजेशन की वजह से ये फायदा हो रहा है। रुपी ट्रांजेक्शन, देखो रुपी ट्रांजेक्शन क्या है, देखो सेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। सेस क्या करता था, बाहर एक्सपोर्ट करता था मटेरियल, ठीक है, एक्सपोर्ट करता था। तो अंदर क्या आएगा, डॉलर आएगा, ठीक है, फॉरेन करेंसी आएगी। तो इससे क्या है, इससे गवर्नमेंट को बड़ा फ़ायदा होता था, क्योंकि उसका फॉरेक्स, इंडिया के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या है, डॉलर आ रहा है, इससे ये फ़ायदा होता था, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे, अभी इसको सेस को क्या बोला है, सेस जो है अब डील कर सकता है डोमेस्टिकली भी, ठीक है, डोमेस्टिक प्लेयर से भी। तो यहाँ पर थोड़े नॉर्म्स को थोड़ा रिलैक्स किया गया है। देखो ट्रेडिशनली जो सेस थे वो रिक्वायर्ड टू अर्न देयर रेवेन्यू इन फॉरेन करेंसी, डॉलर, यूरोस, टू प्रूव दैट दे आर ब्रिंगिंग द फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया। पर सेस 2.0 थोड़ा रिलैक्स करता है यहाँ पर, और अलाउ करता है देम टू ट्रांजेक्ट इन इंडियन रुपी के अंदर ही ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, वैन डीलिंग विद द डोमेस्टिक मार्केट, जब डोमेस्टिक मार्केट में डील कर रहे हैं तो वो इंडियन रुपी को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नई पॉलिसीज़ हैं वो एम कर रही हैं कि अलाउ कर रही हैं डीटीए को और सेल्स कंपनीज को कि वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं मोर इजीली, शेयर कर सकती हैं स्पेस, वेयर हाउस यूज़ कर सकती हैं एक दूसरे का, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकती हैं विदाउट सफोकेटिंग कस्टम पेपर एवरी टाइम अ ट्रक मूव्स बिटवीन देम, ठीक है। तो बाय रिमूविंग दीज पेनल्टीज, तो गवर्नमेंट है होप टू क्रिएट अ मैसिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब दैट सर्व बोथ द वर्ल्ड एंड द रैपिड ग्रोइंग इंडियन कंज्यूमर बेस, ड्राइविंग मैसिव लोकल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बस यही इसका एम है। अब देखो सेस 2.0 की पॉलिसीज हमने डिस्कस कर ली। अब ये जो चीज़ें ना ये अलग है। अब जितनी ही बात होंगी ना ये स्टैंड अलोन बातें हैं, इसको सेस 2.0 से कंपेयर मत करना, ठीक है। डिमिस्टिफाइंग द अल्फाबेट सूप, द हार्मोनाइजेशन गोल। एक मेजर टास्क है इस कमेटी का, वो है हार्मोनाइजेशन करना। मीनिंग जो भी चीज़ें हैं दे नीड टू अलाइन द सेस विद द वैरायटी ऑफ अदर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। कुछ अदर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है जो इंडिया में चलती आ रही हैं, जैसे EOU, MOOWR, ठीक है, ECGP, ठीक है, ECPG, EPCG, सॉरी EPCG, ठीक है, AADFIA, ठीक है। ये सब जो स्कीम चलती आ रही हैं इसको हार्मोनाइज किया जा सके, इसको सेस के साथ हार्मोनाइज किया जा सके, सो दैट दे डू नॉट कैनेबलाइज ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को हर्ट ना करें, एक दूसरे को ना खा जाए, या फालतू की एक कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें, पॉलिसी डिस्टॉर्शन ना क्रिएट हो, ठीक है। तो अब हम हर एक स्कीम के बारे में थोड़ा डेप्थ में डिस्कशन करेंगे कि हर एक स्कीम बोलना क्या चाह रही है, ठीक है। तो पहली स्कीम क्या है, EOU, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो देखो ये सिमिलर है टू द सेस की तरह, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू द स्पेसिफिक जोग्राफिक जोन, ठीक है। EOU को कहीं भी सेटअप किया जा सकता है एनीवेयर इन इंडिया। देखो EOU क्या है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। अगर कोई भी कंपनी EOU के अंदर रजिस्टर्ड होती है तो उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसको सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं जो कि एक सेस कंपनी को मिलते हैं, ठीक है। प्लस सेस कंपनी में क्या है, फिजिकली उस पर्टिकुलर एरिया में आपको अपनी कंपनी सेटअप करनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है। लेकिन EU में क्या फ़ायदा है कि वो कहीं भी कर सकते हैं, एनीवेयर इन इंडिया, ये फ़ायदा है, ठीक है। तो ये फ़ायदा मिलता है। और क्या पर्क्स हैं इसके अंदर, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं EOU की। EOU में क्या पर्क्स हैं, और भाई आप इंपोर्ट कर सकते हो, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लस हैवी मशीनरीज को भी इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब कैपिटल गुड्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी, विदाउट पेइंग
विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो आप कोई भी कस्टम ड्यूटी पे किए बिना आप इंपोर्ट कर सकते हो रॉ मटेरियल और हैवी मशीनरीज, मतलब कैपिटल गुड्स को, ठीक है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं ईओयू में, ठीक है। सेल्स की तरह भी वर्क करता है, प्लस पर्क्स भी मिलते हैं। और पर एक चीज़ है, एक ऑब्लिगेशन भी है। भाई बहुत सारी पावर्स मिली हैं, तो एक एक छोटा सा ऑब्लिगेशन भी मिलेगा, ठीक है। वो ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन जो कि मानना पड़ता है ये। अगर आपने ये नहीं माना तो आप ईओयू यूनिट नहीं हो, और आपको फिर नॉर्मल तरीके से पे करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बिकॉज ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ईओयू यूनिट है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो भी ईओयू यूनिट्स हैं उनको अपना पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज रखना पड़ेगा, ठीक है। नेट फॉरेन एक्सचेंज रखना पड़ेगा फॉर 5 ईयर्स, एटलीस्ट 5, मतलब 5 साल तक नेट पॉजिटिव फॉरेन एक्सचेंज रखना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी ये ईओयू यूनिट है, इसको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इंपोर्ट कम करना है, ठीक है। तो नेट जो है 5 साल तक नेट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आता है, और जब इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर जाता है। तो डॉलर डॉलर इन माइनस डॉलर आउट, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, 5 ईयर्स तक। तो मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करने चाहिए और इंपोर्ट कम करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ ऑब्लिगेशन लगा दिया ईओयू के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और फ़ायदा दिया गया, डोमेस्टिक सेल का फ़ायदा दिया गया इसके अंदर। इसमें डोमेस्टिक सेल में क्या था, अलाउ किया गया कि भाई आप अपना कुछ पोर्शन जो है ना सेल कर सकते हो, मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को सेल कर सकते हो इनसाइड डीटीए में सेल कर सकते हो, ठीक है। और उसमें क्या है, जितना भी थोड़ी आपको कंसेशन मिलेगा, आपको कम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, प्लस जो है डीटीए क्या है, बहुत ज़्यादा हेविली रेगुलेटेड है, आपका वो कंप्लायंस बर्डन जो है उसको भी कम किया जाएगा अगर आप एक ईओयू यूनिट हो, ठीक है। तो ये था पहला। दूसरा क्या है, MOOWR मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशन इन वेयरहाउस, a highly popular custom scheme that allow business to import raw material। ये भी import कर हेल्प कर रही है to import raw material and machinery ड्यूटी फ्री, ये भी सेम है। स्टोर कर सकते हैं, स्टोर देम इन द वेयर हाउस, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उससे गुड। बट इसमें क्या कैच है, इसमें कैच ये है कि ओनली पे ड्यूटीज़ अगर फाइनल गुड को सोल्ड किया जाए इंडिया के अंदर, लेकिन अगर आपने उसको एक्सपोर्ट किया तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखो, जो MOOWR है, ये क्या है, ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, एक तरीके से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प कर रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। तो इसमें क्या है, जो आपकी ड्यूटी है ना, कस्टम ड्यूटी है, वो कम्प्लीटली डेफर हो जाती है, कम्प्लीटली डेफर हो जाती है। किस पे? दोनों चीज़ों पे। अगर आप एक MOOWR यूनिट हो, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो रॉ मटेरियल, ठीक है, प्लस हैवी मशीनरीज, मतलब कैपिटल गुड को भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। हाँ, और उस पर कोई भी आपको इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आप जो भी एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, उस पर तो कोई भी ड्यूटी नहीं है, ठीक है, कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने उसे इंडिया में बेचने की कोशिश करी, या तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करी, या जो आपने कैपिटल गुड को इंपोर्ट करा है उसको बेचने की कोशिश करी, तो आपको तब जो भी इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर पे होनी चाहिए थी, वो आपको कस्टम ड्यूटी यहाँ पर पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये एक कैच है बस, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्यों होता है, मतलब लोग इसको क्यों पसंद करते हैं MOOWR को? इसमें क्या है, इसमें कोई भी मतलब इसमें कोई भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं होता, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है ही नहीं इसके अंदर। जैसे हमें पता है ईओयू के अंदर है, सेस के अंदर भी होता है, ठीक है, लेकिन MOOWR में नहीं होता, ठीक है, कोई भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है ही नहीं। दूसरा, इसमें एक और फ़ायदा है, लोकेशन फ्रीडम मिलती है, ठीक है, आप कहीं भी सेटअप कर सकते हो, जस्ट लाइक ईओयू, ठीक है। और इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, इस पर्टिकुलर स्कीम की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ठीक है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इसका मतलब क्या है, जब तक आप इंटरनली वर्क करते रहोगे, ठीक है, आप इंटरनली रहोगे, मतलब आप डोमेस्टिक मार्केट में घुसने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको कोई ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना ही पैसा उसमें बचता है आपका, आप उसे वर्किंग कैपिटल की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने दूसरे मार्केट में घुसने की कोशिश करी, डोमेस्टिक मार्केट में घुसने की कोशिश करी, आपको फिर सारे का सारा ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो ये फ़ायदा मिलता है
MOOWR में, तो इसलिए लोग इसको प्रिफर करते हैं ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या है, EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो ये जो स्कीम है अलाउ करती है मैन्युफैक्चरर को टू इम्पोर्ट द हैवी मशीनरी, जिसको कैपिटल गुड बोलते हैं, एट अ जीरो कस्टम ड्यूटी। पर यहाँ पर भी एक कमिटमेंट है, कैच है, टू एक्सपोर्टिंग गुड्स वर्थ 6 टाइम द ड्यूटी सेव्ड ओवर द 6 ईयर। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखो थोड़ी स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी मान लो एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है, अगर उसको अपने आप को ग्लोबली कॉम्पिटेटिव दिखाना है तो उसको कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, कुछ हैवी मशीनरीज को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास मशीनरी है, उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो हैवी मशीनरीज को इंपोर्ट कराएगा, और अगर उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भर दे तो फिर वो ग्लोबली कॉम्पिटेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, EPCG को इंट्रोड्यूस कराया, और उसके थ्रू अगर कोई भी इंडियन मैन्युफैक्चरर इम्पोर्ट करता है एक वर्ल्ड क्लास मशीन को, तो उस पर कोई भी उसको इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी है। ठीक है, मतलब कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी है, उसे फ्री ये वाला टैक्स माफ़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक कैच रखा। वो कैच ये था, देखो एग्जांपल देता हूँ, एक मशीन इंपोर्ट कराई 10 करोड़ रुपए की। ठीक है, और उस पर जो सेव है, कस्टम ड्यूटी कितनी सेव हो रही है उस पर, मान लो कस्टम ड्यूटी लगने वाली थी 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, अब सेव कितना हो गया इस स्कीम के थ्रू, 1 करोड़ रुपीज़ सेव हो गया। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा, मतलब जो ऑब्लिगेशन है वो ये है, फ़ायदा तो ये हुआ कि कस्टम ड्यूटी सेव हो गई, 1 करोड़ रुपीज़ सेव हो गए, लेकिन एक ऑब्लिगेशन भी आ गई संग में कि इसका 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा गुड्स। ठीक है, मतलब 6 करोड़ रुपीज़ के वर्थ का जो गुड्स है उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इन नेक्स्ट 6 ईयर्स, 6 साल के अंदर। ठीक है, और अगर आपने ये नहीं किया, अपने 6 साल के अंदर 6 करोड़ रुपए का जो गुड्स है उसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो इससे क्या होगा, ये जो आपको कस्टम ड्यूटी माफ़ हो गई थी ना, वो आपको पे करनी पड़ेगी, मतलब आपको 1 करोड़ रुपए भी पे करने पड़ेंगे। तो ये एक ऐसी ऑब्लिगेशन आ जाती है। ठीक है, तो इसमें ये था। अगला देखते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ठीक है, ये दोनों स्कीम है वो अलाउ करती है मैन्युफैक्चरर को टू इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल। ऊपर वाली स्कीम थी वो अलाउ कर रही थी इम्पोर्ट ऑफ हैवी मशीनरीज। अब ये दोनों जो स्कीम है वो अलाउ कर रही हैं टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री। ठीक है, पर यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं कि जो भी मटेरियल है वो यूज़ होना चाहिए, आर यूज टू क्रिएट प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए ही आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए है। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन। देखो एडवांस ऑथराइजेशन, ये स्कीम जो है एडवांस ऑथराइजेशन, ये कैसे हेल्प करती है, मैं ऑथ ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है, इसको 10,000 शर्टें एक्सपोर्ट करनी है US को। ठीक है, US को देनी है। अभी इसको बनाने के लिए इसको सिल्क चाहिए चाइना से। ठीक है, सिल्क चाहिए। इटली से मान लो, इटली से बटन चाहिए। ठीक है, तब जाके ये एक शर्ट बनाएगा, और फिर मतलब 10,000 शर्ट बनाएगा और फिर US को बेचेगा। ठीक है, तो ये AA के थ्रू क्या कर सकते हैं, AA स्कीम के थ्रू ये जो सिल्क को इंपोर्ट करा रहा है और इटालियन बटन को जो इंपोर्ट करा रहा है, इस पर कोई भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी इस पर माफ़ है, इस AA एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ रखी है कि कुछ हमेशा कैच रखा होगा, तो एक यहाँ पर कैच क्या है, यहाँ पर कैच है कि वैल्यू एडिशन करनी है इंडिया के अंदर। ठीक है, आप कितना भी बाहर से मटेरियल मंगाओ, लेकिन जो भी फाइनल मैन्युफैक्चर्ड गुड होगा, मतलब शर्ट है, उसमें जो टोटल वैल्यू एडिशन है इंडिया से वो 15% होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, 15% तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैच रख दिया। दूसरा ये रख दिया कि भाई टाइम लिमिट रख दी, टाइम लिमिट मतलब 18 मंथ के अंदर अंदर सब कुछ आपको एक्सपोर्ट कर देना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर सिंपल है, आपको ये इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ नहीं, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ थी। ठीक है, गवर्नमेंट सब कुछ मॉनिटर करती है थ्रू द SION स्टैंडर्ड। देखो इसको SION को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। तो इसमें क्या है, अगर एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स ये बोलता है कि किसी एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर सिल्क लगता है। ठीक है, 2 मीटर सिल्क लगता है, तो भाई 10,000 शर्ट बनाने के लिए कितना सिल्क लगेगा, 20,000 मीटर सिल्क लगेगा। तो बस अगर कंसाइनमेंट 10,000 शर्टें एक्सपोर्ट करने का है
तो आप सिर्फ 20,000 मीटर ही सिल्क को इंपोर्ट कर सकते हो थ्रू चाइना। इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी फ्री, ठीक है, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी उन पर। अगर आपको उससे ज़्यादा करना है तो आपको फिर कस्टम ड्यूटी पे करनी है, ठीक है। और ये क्यों SION क्यों लगाया गया, वो इसलिए लगाया गया कि कुछ लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मंगा लेते थे सिल्क, ठीक है, और फिर उसको सस्ते दाम में इन लोकल इंडियन मार्केट में बेच देते थे, ठीक है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए ये SION लगाया गया, ठीक है। तो ये सब था पूरा कैच। इसके अलावा एक और चीज़ है, क्या था, DFIAA, ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। DFIAA भी बिल्कुल सेम है। इसको बोलते हैं DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ऑथ ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है, बस इसमें एक रिक्वायरमेंट है, जो वैल्यू एडिशन है ना, वैल्यू एडिशन है वो 20% होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो इस 20% को पूरा करने के लिए क्या होता है, देखो, कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर है और इस बार इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ये 20% को पूरा करने के लिए क्या करेगा, इंडियन आयरन को यूज़ करेगा, इंडियन आयरन को यूज़ करके स्टील बनाएगा और उसको एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत DFIA के तहत क्या करती है, चेक करती है कि इसने एक्सपोर्ट कर दिया है और इतना इसने इंडियन आयरन को यूज़ किया है, तो उसकी इक्विवेलेंट एक सर्टिफिकेट क्रिएट करती है, ठीक है। सर्टिफिकेट क्रिएट करके इसको दे देती है ये इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर को, और ये बोलती है, ये वादा करती है कि अगर आपको इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी स्टील, स्टील नहीं, यहाँ पर आयरन, कोई भी इक्वलेंट अमाउंट ऑफ आयरन अगर आपको इंपोर्ट कराना है बाहर से, तो आप करा सकते हो, उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है, उस पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, आप करा सकते हो इक्वलेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, ठीक है। मान लो फ्यूचर में इस इंडियन स्टील मेकर को, मैन्युफैक्चरर को, कोई भी स्टील को, कोई भी आयरन यहाँ पर रॉ मटेरियल आयरन है, आयरन को इंपोर्ट ही नहीं करना है, तो क्या करे, फिर तो फालतू में ये रखा रह जाएगा सर्टिफिकेट। नहीं, ये सर्टिफिकेट है, DFIA है, ये ट्रेडेबल है। अरे आपको ज़रूरत नहीं है, क्या पता किसी और को ज़रूरत हो, तो किसी और को बेच सकते हैं भाई ये, ठीक है। तो ये DFIA का जो सर्टिफिकेट है ये ट्रेडेबल है और किसी और को बेच सकते हैं। फिर वो बंदा क्या करेगा, वो उतना ही इक्विवेलेंट ऑफ अमाउंट इंपोर्ट करा सकता है आयरन, ठीक है, वो भी कस्टम ड्यूटी फ्री, इस पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा है इस चीज़ का। तो प्रॉब्लम क्या थी, देखो, प्रॉब्लम इन द एंड मैं आपको ये सब कुछ बता तो दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, राइट नाउ जो मैन्युफैक्चरर है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, क्या वो सेटअप करे एक सेस, ठीक है, मतलब वहाँ पर अपनी कंपनी सेटअप करे, या वो अपने आप को रजिस्टर करा ले EUO की तरह, EOU की तरह, ठीक है, या वो MOOWR उसको यूज़ करे, ठीक है, उस स्कीम में रजिस्टर हो जाए। तो अभी जो कमेटी है उसकी जॉब यही है कि वो सारी ओवरलैपिंग प्रोग्राम्स को स्टडी करे और स्ट्रीमलाइन करे इनटू अ कोहेसिव ईजी टू नेविगेट सिस्टम, ठीक है। तो बस यही था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन है, इस कमेटी के अंदर कौन कौन है, हु इज़ ऑन द कमेटी टू इंश्योर कि सारे के सारे ब्लाइंड स्पॉट हैं वो कवर हो जाए। तो गवर्नमेंट ने हर एक कॉर्नर में गए हैं, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव को पुल किया है। द ट्रेड एंड टैक्स इकोसिस्टम, तो पहले कहाँ से उठाया बंदों को, कॉमर्स एंड DPIIT से उठाया है, कस्टम एंड CBIC से उठाया है, ठीक है, नीति आयोग से लोगों को पिक किया है, और सेस डेवलपर एंड कमिश्नर को भी पिक किया है, ठीक है, जो एक्चुअली में रन करते हैं, बिल्ड करते हैं और रेगुलेट करते हैं जोन्स को ऑन द ग्राउंड, और इंश्योर करते हैं कि जो प्रैक्टिकल ऑपरेशन है बॉटलनेक वो एड्रेस हो, ठीक। तो बस ये था। तो ठीक है, अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या बोल रही है, ACME सोलार्स 2300 करोड़ रिफाइनेंसिंग डील विद NAFED। तो पहले थोड़ा न्यूज़ को पढ़ेंगे, फिर इसको बिल्डअप करेंगे। जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर है ACME सोलर होल्डिंग, उन्होंने सिक्योर किया है एक मैसिव 2300 करोड़ रुपीज़ का लोन फ्रॉम द NAFED, ठीक है। दिस इज एसेंशियली अ मैसिव रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन, जहाँ पर ACME एक नया लोन ले रही है 15 साल का इन इंडियन रुपी, जस्ट टू पे ऑफ एन ओल्डर लोन जो कि डॉलर के अंदर डोमिनेटेड है, दैट इज कमिंग ड्यू लेटर दिस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों इनके पास एक ओल्डर डॉलर डोमिनेटेड लोन था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों ऐसा था, और अब क्यों वो एक इंडियन रुपी डोमिनेटेड लोन ले रही है 15 साल का, ठीक है, और क्यों NAFED दे रहा है, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, ACME को क्या फ़ायदा है और NAFED को क्या फ़ायदा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिन स्टोरी, वाई डिड दे हैव अ डॉलर डेप्ट। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें लुक बैक करना पड़ेगा अगस्त 2021 में। देखो उस टाइम पे US ने जो है ना अपने US के जो फेडरल बैंक्स हैं या उनका जो फेडरल इंस्टीट्यूट है
उन्होंने जो है ना रेट्स गिरा रखे थे, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट थे वो लो थे, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारा पैसा था और वो इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो ACME ने यही अपॉर्चुनिटी को देखा और लगा कि भाई, इनको लगा कि अब जो ना फॉरेन मार्केट को टैप करते हैं और वहाँ से पैसा उठाते हैं। तो उन्होंने फिर डॉलर बॉन्ड इशू किए, मतलब इंडायरेक्टली ग्रीन बॉन्ड इशू किए और वहाँ से पैसा उठा लिया। इनको ग्रीन बॉन्ड दिए, ठीक है, या डॉलर बॉन्ड बोल दो, डॉलर बॉन्ड दिए और वहाँ से पैसा ले लिया, ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, ऐसे पैसा नहीं लिया जाता है। एक मैं आपको रूट बताऊंगा कैसे लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि हाँ उन्होंने पैसा ले लिया, ठीक है। तो जो इनकी एक सब्सिडी है इंडिया क्लीन टेक एनर्जी, उन्होंने बोरो किया $334 मिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर बाय इशूइंग डॉलर बॉन्ड एट अ इंटरेस्ट रेट। देखो कितने कम इंटरेस्ट रेट पे लिया, 4.7 पे, क्योंकि उनको पता था उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट कम है तो फॉरेन मार्केट को टैप करते हैं, ठीक है। तो दे टुक दोज डॉलर्स, उसको फिर रुपये में कन्वर्ट कराया और उस मनी को यूज़ किया टू बाय द NCDs, ठीक है, बेसिकली कॉर्पोरेट IOUs इशूड बाय 12 ऑफ देयर ओन सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो यही है, दिस इज अ मेथड। ऐसे आप मनी को लेके इंजेक्ट कर सकते हो अपनी अपनी सोलर प्रोजेक्ट में। तो ये पूरा तरीका है, मैं आपको बताऊंगा, क्यों समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो डॉलर बॉन्ड्स थे वो मैच्योर हो रहे हैं। इसका मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट था उसको वापस करना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे पेड बैक करना है, ठीक है। तो वो क्या अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं? नहीं, वो अपनी पॉकेट से पे नहीं कर रहे हैं। क्या वो और डॉलर बॉन्ड्स इशू करके पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो मतलब वो फॉरेन मार्केट को भी टैप नहीं कर रहे हैं और वो अपनी खुद की पॉकेट में से ही पैसा नहीं दे रहे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो डोमेस्टिकली बोरो कर रहे हैं NAFTA से, और वो भी इंडियन रुपी के अंदर, ठीक है, जस्ट टू सेटल द इंटरनेशनल डेब्ट, ठीक है। तो ये चालबाजी करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये जो रूट है ना, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये रूट कैसे वर्क करता है। देखो मान लो ये इंडियन इन्वेस्टर है, या नहीं, इंडियन इन्वेस्टर नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, इसके पास तो डॉलर्स हैं, ठीक है, और हमारी ये ACME की सब्सिडरी है, ठीक है। सब्सिडरी क्या होता है, देखो ये जो लोग होते हैं ना, ये फंड रेजर होते हैं, ये फंड को रेस करते हैं, ठीक है। ACME को एक सब्सिडरी चाहिए ही होगी जिसके थ्रू ये सारा का सारा मनी जो है ना इंडिया के अंदर लेके आ पाए। तो ये क्या करेंगे, ये जो ACME की सब्सिडरी है जो फंड रेजर की तरह वर्क कर रही है, ये क्या है, ये इशू करेंगी ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, या मैं बोल दूँ डॉलर बॉन्ड इशू करेंगी बाहर मार्केट में, ठीक है। इसको फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदेंगे और इनको देंगे क्या, इनको देंगे डॉलर, ठीक है। रुपी जितना भी आएगा, जो भी करेंसी आएगी वो डॉलर आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसके पास ACM की सब्सिडी इसके पास डॉलर में है। अभी इसको क्या करना है, इसको जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको अपने 12 अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर इस पैसे को डालना है, ठीक है। वो कैसे डालेगी, यहाँ पर आता है पूरा खेल, ये कैसा करना है। अभी देखो ACME की जो सब्सिडरी है उसके पास आ गया है डॉलर। तो अब ये डॉलर को क्या करेगी, ये सब्सिडरी इसको रुपये में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। अब कन्वर्जन होगा, ठीक है। कन्वर्जन करने के बाद क्या करेगी, अब ये पैसा जो है ये 12 अलग अलग सब्सिडीज के अंदर जाना है, ठीक है, 12 अलग अलग सोलर प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, ऐसा समझ लो, या मैं बोलूँ स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर जाना है। तो ये कैसे करेगी, ये जो 12 अलग अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना, ये जो है ना अपने NCDs, ये NCDs नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू करेंगी, इनको देंगी, ठीक है, ये इनको देंगी। ACME की जो सब्सिडरी है, जो फंड रेजर है, उसको देगी ये NCDs, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और उसके बदले इन सबको पैसा मिल जाएगा रुपये में। तो ऐसे करके होगा, ठीक है। ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, देखो ये एक तरीके का नॉर्मल लोन ही होता है, जहाँ पर आप इसको, जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब ये लोन मैच्योर हो जाएगा, तो आप इसको, इस पर्टिकुलर NCDs को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इक्विटी के अंदर, ठीक है। इन द एंड जब ये मैच्योर हो जाएगा NCD, तो आपको पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा, प्लस कूपन कूपन या इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब पे करना पड़ेगा। तो बस ये होते हैं NCDs। मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया है बहुत पहले, और हमने अच्छे से डिस्कस किया था, आज इतना ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये समझ लेना है कि इस तरीके से, इस रूट के थ्रू पैसा आता है इन 12 SPVs में, ठीक है। तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने मनी डॉलर में पैसा दिया, किसको, ACM की सब्सिडीज़ को। और वो सब्सिडी कौन सी थी, एक बड़ा चेहरा जिसको बोलते हैं क्लीन टेक क्या था, क्लीन टेक एनर्जी, ठीक है, क्लीन टेक एनर्जी को इन्होंने क्या करा था मार्केट में, इन्होंने मार्केट में बॉन्ड इशू करे थे, वो भी डॉलर बॉन्ड इशू किए थे। फिर इन्होंने जो जितना भी मनी आया उसको कन्वर्ट किया रुपये के अंदर। अब ये रुपये जितना भी है ये डायरेक्टली SPVs के अंदर नहीं डाल सकते, तो उसको डालने का तरीका होता है कि जो 12 SPVs है,
ये क्या है, ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू करेंगी, ठीक है। और ये जो ACME है इसको बाय करेगी, ACME की जो सब्सिडरी है उसको बाय करेगी और पैसा यहाँ पर दे देगी, ऐसे करके रुपये ऐसे करके दे देगी, ठीक है। तो ऐसे करके जो डॉलर है वो इंजेक्ट होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके पैसा आता है। तो अब थोड़ा एक बार समझ लेते हैं ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होते हैं। ये SPVs जो है सब्सिडरी कंपनी होती हैं क्रिएटेड फॉर अ सिंगल और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। जैसे इन दिस पर्टिकुलर केस जो ACME है ना, डिडंट पुट ऑल द सोलर पैनल्स इन वन जाइंट कंपनी, ठीक है। उसने क्या किया, उसने 12 अलग अलग SPVs बनाए, 450 मेगावाट के वर्थ के सोलर प्रोजेक्ट्स बनाए, ठीक है। और उसको आइसोलेट कर दिया फाइनेंशियल रिस्क से। अगर एक फेल होती है तो वो दूसरी कंपनी को ट्रैक नहीं करेगी, ठीक है। या और जो उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसको ड्रैग डाउन नहीं करेगी, ठीक है। तो ये SPV से क्या है, फाइनेंशियल रिस्क को आइसोलेट किया जाता है। तो ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, द रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप स्ट्रक्चर। देखो हमें पता है जहाँ पर SPV आइसोलेट करती है रिस्क को, दूसरी ओर जो लेंडर है ना ऐसे ऐसे आइसोलेटेड रिस्क को हेट करता है। मान लो अगर NABFID ने एक ही SPV को लेंड किया होता तो और वहाँ से कुछ अच्छा रेवेन्यू नहीं जनरेट होता तो सारा का सारा लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाता, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो NABFID है एक RG स्ट्रक्चर को यूज़ करता है। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी ने क्या देखा, ठीक है, ACME ने क्या देखा, ACME ने देखा कि अगर एक SPV डूबती है तो इससे जो ना हमारी कंपनी को कोई लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने 12 SPV बना रखी थी, ठीक है, 12 SPV बना रखी थी और इनको अलग अलग प्रोजेक्ट दे रखा था। 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। ये SPV1 जो है 450 मेगावाट को संभालेगी, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को संभालेगी। दूसरी SPV 450 मेगावाट को संभालेगी। ऐसे करके 12 SPV बना दी थी जो 450 मेगावाट के प्रोजेक्ट को संभाल रही थी। अभी यहाँ से कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो उससे जो ना इस कंपनी को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, मेन पेरेंट कंपनी को इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अगर NABFID ने इसको तो पैसा दे रखा है ना, इसको भी पैसा दे रखा है, अगर इसको पैसा दे रखा है, अगर ये डूब गई तो उसको यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा, SPV से पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो NABFID को यहाँ से लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि इसको दिया गया लोन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो तो वो क्या करता है, जो NABFID है इनको बना देता है एक RG रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप। अब क्या है, मान लो इस SPV1 ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, लेकिन और तो जनरेट करेंगे ना अच्छा रेवेन्यू। तो इन सब का जितना भी रेवेन्यू होगा टोटल सम होगा वो एक अकाउंट के अंदर पूल किया जाएगा, ठीक है। सारा का सारा मनी पूल किया जाएगा, सबका रेवेन्यू। माना कि यहाँ पर इसने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया लेकिन बाकियों ने तो किया होगा, ठीक है। बाकियों ने किया तो सबका पूल कर दिया जाएगा और सबसे पहले NABFID का जो है लोन पे ऑफ किया जाएगा इससे, ठीक है। तो इससे NABFID को भी सुरक्षा मिल गई कि हाँ भाई ठीक है, उनको भी एक एडवांटेज मिल गया कि अगर SPV1 सही से वर्क नहीं करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इसके लिए लोन तो डिफॉल्ट में नहीं जाएगा ना। क्योंकि अब हम क्या है, अब हम पूरे RG को देखेंगे, रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप को देखेंगे। रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप एज अ नेट वो तो प्रॉफिट ही करेगा ना, वो रेवेन्यू ही जनरेट करेगा और रेवेन्यू जनरेट करेगा, जितना भी पैसा आएगा वो पहले हमें पे ऑफ करेगा। तो यही होता है RG, ठीक है। तो द लेंडर एसेंशियली ड्रॉ अ फेंस, एक फेंस बना देता है सारे के सारे 12 SPVs में। जो भी रेवेन्यू है 12 प्रोजेक्ट का वो पूल हो जाता है टुगेदर टू सर्विस द सिंगल लोन, ठीक है, सिंगल लोन को सर्विस करने के लिए। अगर एक SPV का बेल्ट मंथ चल रहा है लेकिन 11 जो अलग 11 SPVs हैं वो तो सरप्लस कैश प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, वहाँ पर तो रेवेन्यू जनरेट होगा और वो सब कुछ कवर करेगा लोन रिपेमेंट, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज अ 12 फ्रेंड को साइनिंग अ मॉर्गेज। और अगर कोई एक बंदा अपना जॉब लॉस करता है तो बाकी के अदर जो पीपल हैं भाई वो कवर कर सकते हैं बिल को, ठीक है। वैसे ही है तो RG है। तो यहाँ पर वही है, जो SPV आइसोलेट करता है ना रिस्क को, वही लेंडर हेट करता है। तो उसके लिए तो ये जो है RG जो है वो लेंडर को प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। और जो SPV है वो किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, वो कंपनी को प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, ACME को दे रहा है। और यहाँ पर NABFID को दे रहा है, NABFID को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक रिंग फेंस रेवेन्यू भी क्रिएट करते हैं कि जितना भी मनी जनरेटेड है बाय दिस 12 सोलर प्रोजेक्ट वो कोई पेरेंट कंपनी टच नहीं कर सकती है, ठीक है। पहले आप किसी को डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो, कोई साइड प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते हो, ठीक है, कोई कवर नहीं कर सकते हो अनरिलेटेड एक्सपेंसेस। पहले क्या है, पहले NABFID का लोन इंस्टॉलमेंट पे होना चाहिए, ठीक है, वो पहले पे होना चाहिए। द कैश इज स्ट्रिक्टली लॉक्ड अप, रिंग फेंस होना चाहिए फॉर डेप्ट रिपेमेंट, ठीक है। तो इससे किसको फायदा है, NABFID को प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वाई इज दिस अ गुड डील फॉर बोथ द पार्टीज? फॉर ACME सोलर्स वो रिमूव कर रहे हैं करेंसी रिस्क का, ठीक है, जो एक्सचेंज रेट रिस्क है उसको रिमूव कर रहे हैं। कैसे? देखो, अगर आप पैसा कमाओ रुपये के अंदर और पे करो डेप्ट इन डॉलर्स, तो एक रिस्क रहता है, रुपी लॉस कर सकता है वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो डेप्ट रीपेमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है। तो रीपेमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, तो वो क्या कर रही है, ACME क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डॉलर बॉन्ड्स को रिप्लेस कर रहे हैं रुपी लोन से। तो ACME कम्प्लीटली एलिमिनेट्स दिस एक्सचेंज रेट रिस्क और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिक्योर कर रखा है 15 ईयर्स का टर्म लोन, ठीक है। तो ये क्या है, हमें पता है कि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो जनरेट कर सकते हैं स्टेडी लॉन्ग टर्म कैश फ्लो। तो और उनके पास 15 ईयर्स का लोन जो है वो अलाइन कर रहा है परफेक्टली विद द लाइफ स्पेन ऑफ एसेट। तो उनके पास रेवेन्यू जनरेशन भी है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये नैफ फिट के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये लोन, ठीक है। द लेंडर, उनको गारंटीड इन्कम मिल रही है, क्योंकि उनको पता है, नैफ फिट को पता है कि जो 12 SPVs हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, वो फुल्ली ऑपरेशनल है इस टाइम पे, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंटली उन्होंने PPA साइन कर रखा है, ठीक है, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन कर रखा है विद SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। ये गवर्नमेंट की एंटिटी है। इसका मतलब जो ACME है वो लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में है, यहाँ पर गारंटी गवर्नमेंट ये गारंटी कर रही है कि वो उनसे इलेक्ट्रिसिटी बाय करेगी एट अ फिक्स प्राइस फॉर ईयर्स, ठीक है। तो नेफिट के लिए बहुत ज़्यादा एश्योरिटी है कि लेंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट बैक रेवेन्यू, ये एक इनक्रेडिबली सेफ है, ठीक है, इनक्रेडिबली सेफ है ये चीज़। तो इसलिए उन्होंने दे भी दिया है। और कितना परसेंट चार्ज किया है, 8 से 8.50% चार्ज किया है इंटरेस्ट रेट। तो वहाँ से भी इनको एक स्टेबल इनकम मिल रही है, ठीक है, विच इज़ अ सॉलिड स्टेबल रिटर्न फॉर गवर्नमेंट बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर, ठीक है। तो ये फ़ायदा है नैफेड को। ठीक है, फिर अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेबी ने अनकवर किया है यस बैंक इनसाइडर ट्रेडिंग नेटवर्क लिंक टू $1 बिलियन बेल आउट डील। तो ये आने वाली न्यूज़ जो है, दो न्यूज़ जो है वो बहुत आसान न्यूज़ है, इनको पढ़ पढ़ के हम समझ लेंगे, ठीक है। तो सेबी जो है, सेबी ने रिसेंटली अनकवर किया है एक मैसिव इनसाइडर ट्रेडिंग नेटवर्क सराउंडिंग यस बैंक, जहाँ पर रेगुलेटर सेबी ने इशू किया है शो कॉज नोटिस टू 19 हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स। जिसमें कौन कौन इंक्लूड है भाई, फॉर्मर यस बैंक के बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडेड है, सीनियर फिगर्स फ्रॉम एलीट ग्लोबल फर्म्स इंक्लूडेड है, कार्ले, एडवेंट, EY और PwC, ठीक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है कि 16 आउट ऑफ 19 एक्विज्ड एग्जीक्यूटिव उन्होंने चूज़ किया है कि वो सेटलमेंट करेंगे, ठीक है, सेबी के साथ, रेदर देन फाइट द एलिगेशन इन प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल। सिर्फ 3, जो बाकी बचे 3 लोग हैं, उन्होंने एक्टिवली चैलेंज किया है रेगुलेटर को, ठीक है। भाई 16 बोल रहे हैं हम सेटलमेंट करने को तैयार हैं, 3 बोल रहे हैं कि भाई हम लड़ने को तैयार हैं आपसे, ठीक है, आपने हम पे जो एक्वेशन लगाया है वो गलत है, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द कैटलिस्ट, द $1 बिलियन बेल आउट डील। तो इन मिड 2022 यस बैंक ने ये अनाउंस किया कि जो 2 मेजर ग्लोबल इक्विटी फर्म है, कार्ले एंड एडवेंट इंटरनेशनल, वो एक्वायर करने वाली है 10% स्टेक इन द बैंक और उससे इंजेक्ट करने वाली है कॉम्बाइंड 8,900 करोड़ रुपीज़ इस बैंक के अंदर, ठीक है, रफली $1 बिलियन। बिकॉज ये एक डील जो है मैसिव डील थी और से ये एक स्टॉक बूस्टिंग डील है। नॉलेज ऑफ इट बिफोर इट बिकेम पब्लिक वॉज क्लासीफाई, इसको क्लासीफाई किया गया था कि ये एक अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और सेवी डिटरमाइन करता है एक UPSI पीरियड को। वो टाइम क्या था कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है सीक्रेट होनी चाहिए और ये पब्लिक ही नहीं होनी चाहिए इतने से इतने टाइम तक, December 10, 2021 से July 29, 2022 तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पब्लिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये पब्लिक हो जाएगी तो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये एक तरीके की इनसाइडर ट्रेडिंग बन सकती है, क्योंकि ये एक स्टॉक बूस्टिंग डील थी, ठीक है। एनीवन हु ट्रेडेड यस बैंक शेयर्स व्हाइल पोजेसिंग दिस पर्टिकुलर सीक्रेट नॉलेज, तो वो कमिट क्या कर रहा है, वो कमिट कर रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो सेबी इन्वेस्टिगेटेड ट्रेड्स मेड बिटवीन जून 2021 एंड जनवरी 2023 टू कैच द अबनॉर्मल पैटर्न, ठीक है। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी जहाँ पर उन्होंने एक अबनॉर्मल पैटर्न भी कैच किया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। द एनाटॉमी ऑफ द लीग। तो जो सेबी की इन्वेस्टिगेशन थी उसने ये रिवील किया एक शॉकिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अमंग द हाईएस्ट इक्लॉन ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट, की जो शो कॉज नोटिस है वो आउटलाइन करता है कि जो सीक्रेट डील्स हैं, ठीक है, सीक्रेट डील की इन्फॉर्मेशन है वो लीक हुई है थ्रू द कैजुअल सोशल नेटवर्क। द बोर्ड मेंबर, जो यस बैंक के फॉर्मर बोर्ड मेंबर्स थे, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शेयर करी है डिटेल्स ऑफ द डील विद द कपल, जो उनके बहुत खास दोस्त थे, ठीक है, नेबर के थ्रू भी हुई है। एक प्राइवेट इक्विटी एग्जीक्यूटिव जो वर्क कर रहा था उस पर्टिकुलर डील पे, उसने डिस्कस किया ये सब कुछ विद दिस नेबर, जिसने सब्सिक्वेंटली ये ट्रेड किया
येस बैंक के शेयर, मतलब येस बैंक के शेयर उस नेबर ने खरीद लिए फिर, है ना, मदर के साथ भी। अनदर प्राइवेट इक्विटी एग्जीक्यूटिव ने ये सारी की सारी डील के बारे में डिस्कस किया विद वेंचर कैपिटलिस्ट फंड मैनेजर फ्रेंड के साथ, ठीक है। और उस फंड मैनेजर की मदर ने वो फिर स्टॉक बाय कर लिए, कंसल्टेंट के थ्रू भी हुआ। एक बिग पार्टनर, द पार्टनर एट अ बिग फोर अकाउंटिंग फर्म जो ट्रेड करते हैं इन द ट्रेडेड इन द शेयर, उन्होंने ट्रेड किया इन द शेयर आफ्टर गेटिंग टिप ऑफ बाय 2 कॉलीग्स, ठीक है। तो उनके थ्रू भी ऐसे करके इन्फॉर्मेशन लीक हुई। तो वाई आर EY एंड PwC पार्टनर आर इन ट्रबल इफ दे डिडंट ट्रेड, ठीक है, उन्होंने ट्रेड नहीं किया तो वो क्यों ट्रबल में है। दिस केस हाईलाइट अ मेजर शिफ्ट इन हाउ सेबी पॉलिसी वर्क, है ना, उनकी सेबी की पॉलिसी वर्क कैसे करती है। हिस्टोरिकली क्या था, सेबी प्राइमरली पनिश द इंडिविजुअल जो एक्चुअली में बॉट करते हैं या सोल्ड करते हैं स्टॉक को, ठीक है। पर दिसंबर 2024 में सेबी ने अमेंडमेंट किया था प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग PIT रेगुलेशन के अंदर, जहाँ पर न्यू रूल्स होल्ड द इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर सेंसिटिव डाटा अकाउंटेबल फॉर कंप्लाइंस फेलियर, ठीक है, वो भी अकाउंटेबल होंगे कंप्लाइंस फेलियर के टाइम पे, इवन तो उन्होंने पर्सनली कोई प्रॉफिट नहीं उठाया उस डील से, ठीक है। तो सेबी ने नेम किया है currently named 8 current and former partners from EY and PwC in the notice, even though these specific partners didn't pass on any information, उन्होंने कोई information pass on नहीं करी है, ठीक है। सेबी तब भी उनसे पूछ रहा है और बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो why they shouldn't face monetary penalty for failing to maintain proper internal compliance and data security, ठीक है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से कि तुम प्रूफ करके दिखाओ ये चीज़ कि तुमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तुम पे क्यों हम कोई मॉनेटरी पेनल्टी ना लगाएं, क्योंकि तुमने तो जो है ना ये इंटरनल कंप्लायंस को प्रॉपरली मेंटेन ही नहीं किया, तुम फेल हुए हो, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द फेलियर ऑफ चाइनीज़ वॉल। अगर आपने सूट नाम का कोई वो देखा हो, सीरीज़ देखी हो जो कि नेटफ्लिक्स पे है, उसका एपिसोड 11 सीजन 1, वहाँ पर ये चाइनीज़ वॉल को यूज़ किया गया है, ठीक है, इस लीगल टर्म को यूज़ किया गया है। जो हार्वी और लुइस जो है ना एक पैक्ट के अंदर आते हैं कि वो एक चाइनीज़ वॉल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन कॉर्पोरेट फाइनेंस जो चाइनीज़ वॉल होती है एथिकल और ऑपरेशनल बैरियर होता है डिज़ाइन टू प्रिवेंट कि कोई इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो लीक आउट ना हो या ट्रैवल ना करे बिटवीन द 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ फर्म, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि एक फर्म में 2 डिपार्टमेंट हो, एक डिपार्टमेंट हो एडवाइजरी डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कि मर्जर एंड एक्विजिशन संभालता हो, और दूसरा ट्रेडिंग करता हो जो बाय एंड सेल करता हो स्टॉक को, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ये बोल रहा है कि ये जो चाइनीज़ वॉल है ना, ये लॉन्ग तो है, आर लॉन्ग बट नॉट हाई इनफ, मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है अभी भी, ठीक है। जिसकी वजह से जब ये बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं, ठीक है, या बिग 4 पार्टनर्स हैं, वो फ़ायदा उठा लेते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेबी बोल रहा है, सेबी इज़ नॉट डिमांडिंग दैट द डील इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, जो बीच में काम करती हैं इंटरमीडिएटरीज हैं, वो इम्प्लीमेंट करें मच स्ट्रिक्टर डेटा रूम्स, डिसिप्लिन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करें और टाइटर करें नीड टू नो एक्सेस। तो एक बार देखते हैं कि चाइनीज़ वॉल के अंदर होता क्या है। तो चाइनीज़ वॉल के अंदर एम्प्लॉय जो है ना NDA साइन करता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करता है। अगर वो इस NDA को ब्रेक करता है तो उस पर पेनल्टीज़ लगती हैं या उस पर लीगल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये लॉन्ग इनफ तो है, ठीक है, ये सब चीज़ें तो साइन करा लेते हैं, लेकिन हाई इनफ नहीं है। भाई आपने कंपनी में आप सब कुछ चीज़ें बचा के चलोगे, लेकिन ये जो हम ह्यूमन है, ह्यूमन जो है ना सोशल बिहेवियर रखता है, बातें करता है एक दूसरे से, है ना, बाहर जाके कंपनी के बाहर, तो वहाँ पर वो गलती से शेयर कर सकता है, ठीक है, बातें बना सकता है, बातें बता मतलब जब वो बातें कर रहे होते हैं, टॉक कर रहे होते हैं 2 लोग, तो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी कभी गलती से रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग तो है लेकिन हाई इनफ नहीं है, लेकिन तब भी फ्लो हो जाती है गलती से। जब ब्रेक के टाइम पे बातें हो रही होती हैं, हम सारे एम्प्लॉय बातें करते हैं ना, तो तब मे बी लीक हो सकती हैं ये चीज़ें। आपने NDA साइन कर रखा है लेकिन स्टिल लीक हो जाती है। तो सेबी जो है ये डिमांड कर रहा है कि भाई अब आप कुछ स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन करें, एक स्ट्रिक्टर डाटा रूम्स क्रिएट करें, या डिसिप्लिन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्रिएट करें, या टाइटर करें नीड टू नो एक्सेस का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। वाई सेटल, क्यों सेटल करना चाह रहे हैं, क्योंकि 16 लोग सेटल करना चाहते हैं, ठीक है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर सेटलिंग विद सेबी ये अलाउ किया गया है, ठीक है। अलाउ एन एक्यूज पार्टी जिस पे भी एक्विजिशन लगे हुए हैं, वो एक हेफ्टी फाइनेंशियल पेनल्टी पे करके क्लोज कर सकता है केस विदाउट एडमिटिंग और डिनाइंग द गिल्ट, ठीक है। तो ये सेटलमेंट अलाउ है, ये प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स हैं या ग्लोबल फर्म्स हैं, वो सेटलमेंट के लिए तैयार हैं, वो प्रेफर करती हैं इस चीज़ को, क्योंकि भाई लड़ाई में जब बैटल करते हैं, लीगल बैटल करते हैं, तो लिटिगेशन, पब्लिक लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, जिससे जिससे क्या होता है, रेपुटेशनल डैमेज भी हो सकता है किसी भी फर्म को,
और एंड रिस्ट्रिक्ट देम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, और इससे क्या है रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते कैपिटल मार्केट में। तो इसलिए जो फर्म्स होती हैं, जो लोग होते हैं, वो सेटलमेंट करते हैं सेबी के साथ, ठीक है, पेनल्टी पे करते हैं और अपने केस को, अपनी जो केस है उसको क्लोज करते हैं विदाउट एडमिटिंग और डिनाइंग गिल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब लास्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। लास्ट न्यूज़ क्या बोल रही है कि सोलार ग्रुप्स $2.9 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड AI पावर्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन नागपुर। जो सोलार ग्रुप है इंडिया का कॉन्ग्लोमरेट, वो ट्रेडिशनली नोन है फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बनाता है या एम्यूनेशन क्रिएट करता है, ठीक है। वो एक मैसिव पिवट बनाने की कोशिश कर रहा है इनटू द फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, अपनी एक डिफेंस आर्म को यूज़ करके, जिसका नाम है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, एसडैल, ठीक है। जो कंपनी है वो इंजेक्ट कर रही है कॉम्बाइंड ऑफ $2.9 बिलियन इनटू 2 ब्रांड न्यू मेगा फैसिलिटीज इन नागपुर, महाराष्ट्र। गोल क्या है, इज टू ट्रांजिशन फ्रॉम मेकिंग द ट्रेडिशनल म्यूनिशंस टू बिल्डिंग अ AI पावर्ड ऑटोनॉमस डिफेंस इकोसिस्टम, पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री रोबोटिक्स एंड ड्रोन, ठीक है। आसान है। पहला प्रोजेक्ट क्या है, $1.4 बिलियन का डीप टेक और ड्रोन हब क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, द सेंटर पीस ऑफ दिस अनाउंसमेंट इज अ $1.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्प्रेड अक्रॉस 249 एकर्स इन नागपुर, मिहान सेज, ठीक है, मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर। तो यहाँ पर क्या क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। 10,000 मिलिट्री ड्रोन बनेंगे, ठीक है, ranging in size. There will be AI powered unmanned aerial vehicle designed for surveillance and precision military strikes. 50 मेल UAV बनाएंगे, ठीक है। मेल क्या होता है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस। दे आर हैवी ड्यूटी स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स दैट फ्लाई एट अ डिफरेंट एल्टीट्यूड, ठीक है। 10,000 से 30,000 फीट तक कर सकते हैं फ्लाई उस एल्टीट्यूड पे, उस हाइट पे, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड 24 से 48 आवर्स तक कर सकते हैं, जस्ट टू गैदर द इन्फॉर्मेशन एंड लॉन्च मिसाइल अटैक्स। 1,000 ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनेंगे, बायपेडल रोबोट्स बनेंगे, ठीक है, टू असिस्ट ह्यूमन सोल्जर्स इन मिशन सपोर्ट एंड डेंजरस डिजास्टर रिस्पॉन्स सिनेरियोज। और क्वाड्रपल रोबोट्स बनाएंगे, यहाँ पर फोर लेग्ड डॉग लेग रोबोट्स होंगे, स्पेसिफिकली इंजीनियर टू नेविगेट थ्रू टैक्टिकल टेरेन्स एंड हजार्डियस एनवायरनमेंट वेयर व्हील्ड व्हीकल्स और ह्यूमंस कैन नॉट गो सेफली, ठीक है। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं। द इंडस्ट्री 5.0 अप्रोच, जो कंपनी वो डिस्क्राइब कर रही है अपने प्लांट को एज एन इंडस्ट्री 5.0 इकोसिस्टम। हमें पता है कि इंडस्ट्री 4.0 क्या था, वो प्योरली अबाउट द ऑटोमेशन और एक मशीन दूसरी मशीन जो टॉक करती है वैसा वाला था, ठीक है। जो इंडस्ट्री 5.0 है वो ब्रिंग करता है ह्यूमन बैक इनटू द लूप, जहाँ पर ह्यूमन और मशीन एक साथ कोलैबोरेट करेंगी, ठीक है। स्मार्ट मशीन्स लाइक AI ड्रिवन रोबोट्स वो एक साथ कोलैबोरेट करेंगे, एक साथ वर्क करेंगे ऑन अ सेम सुटेबल प्रोडक्शन लाइन, ठीक है, टू एंश्योर दे आरंट रिलाई ऑन द फॉरेन सप्लाई चेन्स। जो एसडेल है वो मैन्युफैक्चर करेगा नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और AI असेंबलीज इन हाउस, वो इन हाउस बनाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मेगा प्रोजेक्ट 2, द $1.5 बिलियन लिथियम आयन बैटरी प्लांट। इसमें क्या है, एक सेपरेट बट हाईली रिलेटेड मूव है ये। यहाँ पर सोलर ग्रुप इन्वेस्ट कर रही है अनदर $1.5 बिलियन इनटू अ सेकंड फैसिलिटी इन नागपुर डेडिकेटली एंटायरली टू मैन्युफैक्चर लिथियम आयन बैटरीज। हमें पता है जो लिथियम आयन बैटरीज है वो यूज़ करते हैं पावरिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्टफोन्स। पर यहाँ पर क्या है, ये जो स्पेसिफिक प्लांट है ये हैविली गेयर्ड टूवर्ड्स डिफेंस रिक्वायरमेंट। यहाँ पर एडवांस ड्रोन, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ठीक है, और मॉडर्न टेक्टिकल फील्ड इक्विपमेंट्स, जिनको एक मैसिव अमाउंट ऑफ रिलायबल लाइट वेट हाई डेंसिटी पावर स्टोरेज की जरूरत होती है, तो वो लिथियम आयन बैटरीज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। बाय बिल्डिंग देयर ओन बैटरीज, सोलर ग्रुप सिक्योरिंग अ क्रिटिकल सप्लाई चेन फॉर देयर न्यू डीप टेक रोबोट हब, ठीक है, रोबोटिक हब। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड है कि गवर्नमेंट बैक कर रही है इसको और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इसकी। तो ये जो इनिशिएटिव है इसको हैवी बैकिंग मिल रही है फ्रॉम बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक कर रही है क्लियरेंस, ठीक है, अंडर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, ट्रस्ट एंड मेगा सेक्टर पॉलिसी। एक हाई प्रोफाइल इनॉग्रेशन भी किया है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है हैवी वेट्स ने, लाइक यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेश फडणवीस ने हाईलाइट किया है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है। और क्योंकि ये जो मिहान सेज है ये नेक्स्ट टू द नागपुर एयरपोर्ट होगा, तो कंपनी को क्या है, कंपनी को एक लॉजिस्टिक एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि एक सेज है, मिहान सेज में सेटअप हो रहा है, तो उनको टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे, स्ट्रीमलाइन कस्टम्स मिलेंगे, ठीक है, सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे जो कि एक सेज में होते हैं।
और क्योंकि वो एडजेसेंटेड टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सपोर्ट करना बहुत आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही फ़ायदे हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को और जगह शेयर भी करना अपने दोस्तों में कि मेरे भी चैनल ग्रो। थैंक यू।